Hello students and all the viewers, I am Mohammad Arafat Khan and you are watching my YouTube channel. वन शॉट लेक्चर सीरीज़ का आज का हमारा लेक्चर नंबर 11 और इससे पहले जो मैंने चैप्टर अपलोड किया था वो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का और उसमें लिमिटेड टॉपिक्स थे, कोई 3 या 4 टॉपिक्स थे जो कि हमने अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी सिलेबस कवर कर लिए थे। और आज का भी हमारा जो चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको भी हम अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी सिलेबस कवर करने जा रहे हैं। इस पूरे चैप्टर को कवर नहीं करेंगे, इसमें से वही टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो आपके सिलेबस में इंक्लूड है। ठीक है, ये आपको अच्छे से पता होगा कि हम कौन से सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं एंड द सिलेबस विच वी आर फॉलोइंग राइट नाउ इज पीएमडीसी सिलेबस। ठीक है ना। अच्छा, इसमें जो टॉपिक्स हमारे पास इंक्लूड हैं वो फैराडेज लॉ, लेंज लॉ, देन हमारे पास एसी जनरेटर, देन हमारे पास जो है वो क्या नाम है ट्रांसफार्मर। तो ये हमारे पास 4 से 5 टॉपिक्स इंक्लूड है और जो मुझे लगेगा जो आपको बताना चाहिए एक्स्ट्रा जो इन टॉपिक से लिंक करता होगा वो भी आपको मैं समझा दूंगा या आपको मैं पढ़ा दूंगा। जैसे कि हम लोग डायरेक्ट फैराडेज लॉ से स्टार्ट नहीं करेंगे, वी विल बिगिन फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि आपको ये पता हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। तो आपको ये जो टॉपिक्स है ना जो हम पढ़ने जा रहे हैं उन तमाम टॉपिक्स के अंदर यही कॉन्सेप्ट इंक्लूड है जो हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या यूं कहो कि उसका जो सबसे पहला टॉपिक था वो हमने पढ़ा था, पढ़ना होता है जो जो हमारे सिलेबस में नहीं था वो पढ़ना होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हम लोगों ने ये सीखा था कि 1819 में यानी कि 1819 में एक साइंटिस्ट थे क्रिस्टियन ऑर्स्टेड, उन्होंने एक बहुत बड़ी डिस्कवरी की थी और उस डिस्कवरी में हमें पता चला था कि करंट की वजह से या मूविंग चार्जेस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है या मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है। मतलब अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा हो तो उस करंट की वजह से उस कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है, जिसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो इस डिस्कवरी के बाद, इस बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी के बाद साइंटिस्ट के जहन में एक सवाल आया और वो सवाल क्या था कि अगर करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो सकती है या इंड्यूस हो सकती है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हम करंट को पैदा कर सकते हैं या करंट को इंड्यूस कर सकते हैं। सवाल बिल्कुल सही था। भाई अगर करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस कर सकती है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड करंट को इंड्यूस नहीं कर सकता। तो ये सवाल साइंटिस्ट के जहन में आया और जिसके जवाब हासिल करने के लिए डिफरेंट अटेम्प्ट्स किए गए, बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए गए और तकरीबन कोई 10 साल लगे। 10 साल तक फिलहाल कोई जवाब नहीं आया था कि सब के सब फेल हो रहे थे कि किसी भी कंडक्टर को, किसी भी कॉइल को स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग फील्ड में रख रहे थे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, लेकिन ईएमएफ या करंट इंड्यूस नहीं हो पा रहा था। लेकिन फॉर्चुनेटली 1830 में या 1830 में 10 साल के बाद, है ना, जोसेफ हेनरी, और 1831 में यानी कि इस जोसेफ हेनरी के डिस्कवरी के 1 साल के बाद माइकल फैराडे 1831, इन दोनों ने अलग अलग ये डिस्कवरीज की। इनको पता चला कि हाँ, हम कंडक्टर में या किसी भी कॉइल में ईएमएफ को इंड्यूस कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो ये दोनों चीज आपस में लिंक कर गई। करंट पैदा कर सकता है मैग्नेटिक फील्ड को और मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर सकती है करंट को। ठीक है। अच्छा, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली वो ये पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि आप जिस कॉइल में या जिस कंडक्टर में करंट को इंड्यूस करना चाहते हो या ईएमएफ को इंड्यूस करना चाहते हो तो आपने सिर्फ उस कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करना है और कुछ भी नहीं करना। तो जब भी हम किसी कॉइल का, जब भी हम किसी कंडक्टर का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेंगे ना तो उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है और अगर वो सर्किट क्लोज हो तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से उसमें इंड्यूस्ड करंट पैदा हो जाता है जो कि फ्लो करता है फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर टर्मिनल। या इसमें टर्मिनल्स नहीं होते एक्चुअली, इसमें हम सोर्स डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं ना। टर्मिनल्स वाला जो करंट होता है उसको हम कभी भी इंड्यूस करंट नहीं कहते, जो हमारे पास सोर्स की वजह से आता है। तो ये जो करंट है ना ये किसी सोर्स का करंट नहीं है कि कोई बैटरी है या कोई सेल है। आप बोलेंगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप कंडक्टर को कनेक्ट कर दें किसी सेल के साथ, बैटरी के साथ, तो करंट तो पैदा हो जाता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वो भाई बड़ी बात है। आप ये समझें कि आपके पास जस्ट एक कंडक्टर होगा, आप उसको किसी भी चीज से कनेक्ट नहीं करेंगे और उस कंडक्टर में ईएमएफ यानी कि वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा विदाउट एनी सोर्स, विदाउट एनी बैटरी, विदाउट जनरेटर, विदाउट सेल। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। जनरेटर मतलब आप एज अ सोर्स में बात कर रहा हूं, एज अ सोर्स आपने जनरेटर को यूज करना होता है ना। तो एक ऐसा फिनोमिना, एक ऐसा इफेक्ट जिसमें किसी भी कॉइल या किसी भी कंडक्टर के मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने की वजह से उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाए या उसमें करंट इंड्यूस हो जाए, ऐसे फिनोमिना को, ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन कि इट
it is a phenomena in which EMF is induced in a coil or a conductor. अच्छा, ये जो कॉइल है, ये जो कंडक्टर है, जाहिर सी बात है कॉइल भी कंडक्टर ही होता है। समटाइम्स कॉइल लिखा होता है, समटाइम्स कंडक्टर लिखा होता है, तो मैंने दोनों एक साथ लिख दिए क्योंकि कॉइल कंडक्टर ही होती है, तो उसमें ईएमएफ या करंट इंड्यूस होता है। इन विच ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल और अ कंडक्टर व्हेन द फ्लक्स, या पूरा लिख देता हूं मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि हमारे पास फ्लक्स दो किस्म के होते हैं, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक। व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट चेंजेस। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन आसान सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि जब भी आप किसी कॉइल, जब भी आप किसी कंडक्टर के मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे तो उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से उसमें ईएमएफ पैदा हो जाता है, उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। अगर वो सर्किट क्लोज है तो उसमें इंड्यूस्ड करंट होगा जो कि फ्लो करेगा, फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। वरना अगर सर्किट क्लोज नहीं है तो आपको ईएमएफ इंड्यूस नजर आ जाएगा, आप जो है वो चेक कर सकते हैं वोल्ट मीटर के थ्रू, हाँ भाई ईएमएफ इंड्यूस हो चुका है। लेकिन अगर सर्किट क्लोज नहीं होगा तो उसमें करंट का, क्योंकि करंट फ्लो ही जब करता है, करंट का कॉन्सेप्ट ही जब आता है जब सर्किट क्लोज होता है ना, क्लोज सर्किट में करंट फ्लो करता है, अदरवाइज करंट कैन नॉट फ्लो। तो ये आ गई हमारे पास डेफिनेशन किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। ऐसे ईएमएफ को जो फ्लक्स के चेंज होने की वजह से पैदा हो रहा है, ऐसे ईएमएफ को हम कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। और ऐसे करंट को जो कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से फ्लो कर रहा होता है या मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से जो पैदा हुआ होता है करंट, उस करंट को हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट। तो सच एन ईएमएफ इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड सच अ करंट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। ये पॉइंट्स अगर आप चाहें तो आप ये पॉइंट्स भी लिख सकते हैं कि सच एन ईएमएफ इज कॉल्ड इंड्यूस्ड ईएमएफ and the current is induced current। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा सबसे पहला टॉपिक भी है, जिसको हम कहते हैं फैराडेज लॉ। क्योंकि फैराडे वो साइंटिस्ट था, जॉइंट साइंटिस्ट था, जिसने डिस्कवरी की थी कि हाँ भाई मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट इंड्यूस होता है या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक भी है पीएमडीसी सिलेबस के अंदर इस चैप्टर का, दैट इज फैराडेज लॉ। तो फैराडेज लॉ से स्टार्ट करते हैं, मैं यहाँ पर हेडिंग लिख देता हूँ, फैराडेज लॉ। जो फैराडेज लॉ है हमारे पास, ये दो पार्ट्स में है, इसको दो पार्ट्स में डिस्कस करते हैं। फैराडेज लॉ का एक मतलब है एक ही लॉ, लेकिन इसको दो पार्ट्स में वैसे पढ़ते हैं कि इसका फर्स्ट लॉ क्या है और इसका सेकंड लॉ क्या है। फर्स्ट लॉ इसके बारे में है जो इसने डिस्कवर किया था कि हाँ भाई फ्लक्स की वजह से, फ्लक्स के चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। और जो इसी का जो दूसरा पार्ट है, दूसरा लॉ जो है, उसमें हम ये पढ़ते हैं कि जो उसका मैग्नीट्यूड होता है वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। जैसे कि सबसे पहले इसका फर्स्ट लॉ, नंबर वन पार्ट जो है इसका, इसके मुताबिक, इस फर्स्ट लॉ के मुताबिक ये कहता है कि एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल थ्रू विच मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग। और ये बात हम पढ़ चुके हैं अभी, मतलब जिस कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। इसी फिनोमिना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, जो कि लॉ बन चुका है, इसी वजह से इसको हम लॉ के अंदर पढ़ रहे हैं, फैराडेज लॉ। और इसका भी सबसे पहला पार्ट, इसी पॉइंट को कंटिन्यू करते हैं। और फिर एक कॉमन सेंस की बात है कि हम ये पढ़ रहे हैं कि भाई ईएमएफ इंड्यूस जब होगा जब फ्लक्स चेंज होगा, यानी कि उस कंडक्टर में, उस कॉइल में ईएमएफ सिर्फ जब तक रहता है जब तक उस कॉइल का फ्लक्स चेंज होता रहेगा। और जैसे ही फ्लक्स चेंज होना बंद हुआ, फ्लक्स खत्म नहीं, फ्लक्स है लेकिन चेंज होना बंद हो गया, चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब फ्लक्स कांस्टेंट हो गया। ऐसा ही ना, अगर कोई चीज कांस्टेंट हो इसका मतलब उसमें चेंज क्या हो जाता है, जीरो। तो अगर मैं ये कहता हूं कि अगर कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना बंद हो गया, यानी कि उसमें चेंज नहीं आ रहा, इसका मतलब फ्लक्स क्या हो गया, है लेकिन कांस्टेंट है। तो याद रखिएगा, इसके सेकंड पार्ट में हम ये पढ़ते हैं कि जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा मैग्नेटिक फ्लक्स रहेगा, और जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट होगा यानी कि चेंज होना बंद होगा तो ईएमएफ हो जाएगा जीरो। कौन सा ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बिकम जीरो।
इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स बिकम्स कांस्टेंट। ठीक है, तो ये पॉइंट हम यहां पर कंटिन्यू कर देते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ lasts so long as the change in flux as the change in flux is in progress। इस बात को हम यहां पर कंटिन्यू कर देते हैं। As the change in flux is in progress and becomes zero as magnetic flux becomes constant। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा इस बात को। देखें, इंड्यूस ईएमएफ जब तक रहेगा, लास्ट सो लॉन्ग, कब तक रहेगा? एज द चेंज इन फ्लक्स इज इन प्रोग्रेस। मतलब मैं देखो हाईलाइट करता हूं, चेंज इन फ्लक्स इज इन प्रोग्रेस, जब तक ईएमएफ रहेगा, ईएमएफ लास्ट सो लॉन्ग। ईएमएफ जो है वो जब तक रहेगा, जब तक फ्लक्स में जो चेंज आ रहा है वो प्रोग्रेस में रहेगा, मतलब जब तक हम चेंज करते रहेंगे तो इंड्यूस ईएमएफ रहेगा। और आगे क्या लिखा हुआ है? एंड बिकम्स जीरो। इसको मैं ब्लू से कर देता हूं, और ईएमएफ जीरो हो जाएगा जैसे ही फ्लक्स हो जाएगा कांस्टेंट। ये बात ध्यान में रखिएगा, फ्लक्स के कांस्टेंट होते ही इंड्यूस्ड ईएमएफ खत्म हो जाता है। अक्सर ये एमसीक्यूज आता है और स्टूडेंट्स बड़ा इसमें कंफ्यूज जाते हैं, बड़ी गलतियां करते हैं। हालांकि पढ़ा होता है, समझा हुआ होता है, लेकिन उसके बावजूद गलती कर देते हैं। और कुछ ने नहीं पढ़ा होता तो वो तुक्के में गलती कर देते हैं। वो क्या? क्वेश्चन लिखा हुआ होता है कि इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल इज कांस्टेंट देन द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी। अब वो समझते हैं कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है तो क्या पता ईएमएफ भी कांस्टेंट हो, तो वो कांस्टेंट प्रेडिक्ट कर देते हैं। उनको पता ही नहीं होता यार, ये जो इंड्यूस ईएमएफ का कॉन्सेप्ट है वो आता ही फ्लक्स के चेंज होने की वजह से। तो खुदारा ये गलती मत करिएगा, जहां तक बात मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की रहेगी तब तक कॉन्सेप्ट रहेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का। जहां पर बात आई कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट हुआ, यानी कि फ्लक्स तो होगा लेकिन वो चेंज नहीं हो रहा होगा, कांस्टेंट होगा, तो जैसे ही फ्लक्स कांस्टेंट होगा इस कंडीशन में इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाएगा जीरो, यानी कि खत्म। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ फैराडेज लॉ। चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें जो है वो बात करता है इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के मैग्नीट्यूड की, कि वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर टू पार्ट ऑफ द फैराडेज लॉ। नंबर टू, मैग्नीट्यूड ऑफ induced EMF is directly proportional to the time rate of change of, देखें वही वाली बात आ गई, ले दे के बाद हमेशा यही घूमेगी मैग्नेटिक फ्लक्स। ये सेकंड पार्ट है। क्या कह रहा है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करता है? तो भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेंगे उतना ज्यादा ईएमएफ का मैग्नीट्यूड होगा। अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम फ्लक्स में जो चेंज आ रहा है वो लेस है, वो कम है, तो उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका मैग्नीट्यूड भी कम होगा। तो इस बात को आप मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? देखो, इंड्यूस्ड ईएमएफ का हमारे पास ये सिंबल होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के, लाइक दिस। जितना ज्यादा ये वाला फैक्टर होगा उतना ज्यादा ईएमएफ का मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड होगा। अगर ये कम होगा, यानी कि फ्लक्स में चेंज आ रहा है, कम आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड भी कम होगा। और अगर चेंज ही नहीं आ रहा, यानी कि इफ डेल्टा फाई इज इक्वल टू जीरो, अगर चेंज नहीं आ रहा, इसका मतलब फ्लक्स क्या है? इसका मतलब फ्लक्स है कांस्टेंट। इसका मतलब फ्लक्स कांस्टेंट है तो इंड्यूस ईएमएफ विल बी जीरो। ये तीन बातें याद रखिएगा। अगर फ्लक्स में चेंज नहीं आ रहा, इसका मतलब फ्लक्स है लेकिन क्या है? कांस्टेंट है। और अगर फ्लक्स कांस्टेंट हो जाए तो इस कंडीशन में ईएमएफ क्या हो जाता है? इस कंडीशन में ईएमएफ जीरो हो जाता है। इस फॉर्मूले को कंटिन्यू करते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो कंप्लीट फॉर्मूला बनता है, इस साइन को रिमूव करते हैं तो यहाँ पर हम कांस्टेंट लगाते हैं कैपिटल एन, बाकी डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी वैसा का वैसा मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर जो एन आ रहा है, इस एन को हम कहते हैं नंबर ऑफ टर्न्स। जो कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं
उनको हम मतलब आपके पास कोई भी कॉइल होती है जो वायर होता है, उसको हम वाइंड कर रहे होते हैं, इसको हम नंबर ऑफ टर्न्स कहते हैं, 1 2 3 4, इसको हम कहते हैं नंबर ऑफ टर्न्स। किसी भी कॉइल के n नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। सो n का मतलब क्या होता है, n इज द नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। बाकी जो नेगेटिव साइन है ना, नेगेटिव साइन को हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इस नेगेटिव साइन के ऊपर पूरा का पूरा लॉ मौजूद है जिसको हम कहते हैं लेंज लॉ। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम ये लिख देते हैं कि नेगेटिव साइन ये शो करता है जो ईएमएफ इंड्यूस होता है ना, ये अपने ही कॉज को अपोज करता है। मतलब जो चीज ईएमएफ को इंड्यूस कर रही है, ईएमएफ उसी को अपोज करता है। तो अपोजिशन की वजह से हम यहाँ पर हमेशा लगाते हैं नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव साइन शोज दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस इट्स कॉज। तो इस पॉइंट को हम यहाँ पर लिख देते हैं कि नेगेटिव साइन का रीजन है क्या। तो जनाब, नेगेटिव साइन shows that induced EMF opposes its cause। मतलब जो ईएमएफ को, इंड्यूस्ड ईएमएफ को पैदा कर रहा है, मतलब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का कॉज है, इंड्यूस ईएमएफ खुद इफेक्ट है, कॉज एंड इफेक्ट, जो उसको पैदा कर रहा है इंड्यूस ईएमएफ को, ये उसी को ओपोज कर रहा होता है। इसी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ के फॉर्मूले के अंदर हमेशा हमारे पास क्या हो रहा है, साइन आ रहा होता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ की जब भी बात होगी, इसकी मैथमेटिकल कंडीशन की बात होगी, तो याद रखिएगा फैराडेज लॉ का जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो ये वाली है, इसको आपने ध्यान में रखना है, माइनस डेल्टा एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। और अगर ये मैग्नीट्यूड की बात करेगा तो मैग्नीट्यूड के लिए सिर्फ नेगेटिव साइन हट जाएगा, मैग्नीट्यूड की बात करेगा सिर्फ तो नेगेटिव साइन हट जाएगा, लेकिन कंप्लीटली जो होता है वो नेगेटिव साइन के साथ होता है। अच्छा, हमारे पास तीन फॉर्मूला होते हैं, एक होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, एक होता है इंड्यूस्ड करंट का, और एक होता है इंड्यूस्ड पावर का। ये तीन फॉर्मूला है, मैं आपको ये तीनों फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। जैसे हमें एक बात पता है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ जो करंट होता है वो बराबर होता है वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस के। ये पढ़ा है ना हम लोगों ने ओम्स लॉ के अंदर, V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V अपॉन आर। तो फ्रॉम ओम्स लॉ, ये बात चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फ्रॉम ओम्स लॉ, ताकि आपको याद रहे कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, फ्रॉम ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ में हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है, करंट बराबर होता है वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस के, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस ओवर रेजिस्टेंस के। और यहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं ना, वो पढ़ रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, बल्कि यहाँ पर क्या है, इन द फॉर्म ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ भी पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, वोल्टेज ही होता है। तो हम यहाँ पर क्योंकि ईएमएफ डिस्कस कर रहे हैं, तो इस V की जगह पे, यानी कि वोल्टेजेस की जगह पे, मैं यहाँ पर रखूंगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। तो इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। और मैंने V की जगह E क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर जो E है वो भी पोटेंशियल डिफरेंस और V भी पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों की यूनिट्स वोल्ट्स होते हैं, ठीक है। तो E ओवर R, और E का हमें क्योंकि फॉर्मूला पता है, अभी हमने लिखा इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। तो हमारे पास इंड्यूस्ड करंट का फाइनली फॉर्मूला क्या बनेगा, अपॉन में R आ जाएगा सिर्फ, तो वो करंट का फॉर्मूला बन जाएगा। तो देखें, माइनस एन ओवर R एंड बाकी डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, ये बन गया हमारे पास इंड्यूस करंट का फॉर्मूला। बस फर्क क्या है, अगर आप ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दें तो वो करंट का फॉर्मूला बन जाएगा। तो देखें, हमने कुछ नहीं किया, पूरा इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला है, सिर्फ अपॉन में यहाँ पर R लगा दिया, तो इट बिकम्स द फॉर्मूला फॉर इंड्यूस्ड करंट। एक और चीज आपको बताएं, इंड्यूस्ड पावर, इंड्यूस्ड पावर, अगर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो इंड्यूस करंट भी होगा, इंड्यूस्ड पावर भी होगा, पावर डिसिपेशन, देन करंट फ्लो कर रहा है, देन मतलब ईएमएफ के बाद करंट का भी कॉन्सेप्ट है, उसके बाद पावर का भी कॉन्सेप्ट। तो इंड्यूस पावर का फॉर्मूला क्या होना चाहिए। अब हम सबसे पहले पावर का जनरल फॉर्मूला तो लिखें कि पावर का फॉर्मूला होता क्या है। तो याद है आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, P इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R, ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है। पावर डिसिपेशन के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था, तीन फॉर्मूला होता है, एक होता है P इज इक्वल टू VI, एक होता है I स्क्वायर R, और एक होता है V स्क्वायर अपॉन R। तो ये वाला फॉर्मूला है थर्ड वाला फॉर्मूला, V स्क्वायर अपॉन R। हमें क्या करना है, हम V तो नहीं पढ़ रहे, हम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पढ़ रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की जगह क्या पढ़ रहे हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ पढ़ रहे हैं। तो V स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ का स्क्वायर। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, फॉर्मूला वही है। अब आपने क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है ना, इसकी जगह पे इस पूरे वाले फॉर्मूले का स्क्वायर करना है। यानी कि आप ये देखो, n पर स्क्वायर आ जाएगा,
डेल्टा फाई के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, डेल्टा टी के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, और बाकी नेगेटिव साइन को आप हटा देंगे क्योंकि पावर जो है स्क्वायर जो होता है वो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा पावर का, इंड्यूस पावर का फॉर्मूला विल बी इक्वल टू, पूरा फैक्टर इसके ऊपर स्क्वायर लगा दो, सिर्फ अपॉन में आर आ जाएगा, यानी कि एन स्क्वायर डेल्टा फाई स्क्वायर ओवर डेल्टा टी स्क्वायर ओवर आर। गॉट इट? ये हमारे पास बन गया इंड्यूस पावर का फॉर्मूला। तो ये था हमारे पास फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ होता क्या है, बड़ी आसान सी बात है, इसका पहला पार्ट, इसका दूसरा पार्ट, इसका फॉर्मूला इंड्यूस्ड ईएमएफ का, इसका फॉर्मूला इंड्यूस करंट का, और इसका फॉर्मूला इंड्यूस पावर का। यहां तक नोट करें, फिर हम चलते हैं लेंज लॉ की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज कॉल्ड लेंज लॉ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे हमारे पास ये दो लॉज बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होता है फैराडेज लॉ और एक होता है लेंज लॉ। फैराडे ने हमें अपने लॉ के अंदर बताया मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में, कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कब तक रहेगा, कब होगा और कब खत्म हो जाएगा, कितना होगा कितना नहीं होगा। लेंज लॉ ने हमें बताया उस इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन के बारे में। तो दिस लॉ इज ऑल अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, तो इस बात को हम यहाँ पर लिख देते हैं, इस पॉइंट को हम यहाँ लिख देते हैं कि this law gives the direction of induced current या induced EMF। मतलब आप ये कैसे लिख सकते हो कि वो induced current और induced EMF दोनों की बात कर सकते हैं आप इसके अंदर। ठीक है, तो this law gives the direction of induced EMF और induced current। ठीक है, मतलब इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन बताने वाला जो हमारे पास लॉ है, दैट इज कॉल्ड लेंज लॉ। अच्छा, फिर हमारे पास इसकी स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट में हम ये पढ़ते हैं कि जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है या जो करंट इंड्यूस होता है, ये हमेशा ऐसी डायरेक्शन में होते हैं कि जो चीज इनको पैदा कर रही होती है, जो चीज इनको कॉज कर रही होती है, ये उसी चीज को ओपोज कर रहे होते हैं। मतलब अगर लेट्स सपोज हमारे पास एक कॉइल है और अगर हमारे पास एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट, अगर हम उस बार मैग्नेट को कॉइल के करीब लेकर जा रहे होंगे तो करीब ले जाने की वजह से, करीब लेके जा रहे हैं तो करीब ले जाने की वजह से उस कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स चेंज हो जाएंगी, ऐसा है ना। तो अब अगर उस मैग्नेट के करीब जाने की वजह से उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ना, तो वो जो ईएमएफ है ना, तो वो उस मैग्नेट को अपने करीब आने से रोकेगा, ओपोज करेगा। मतलब इस सिनेरियो के अंदर उस कॉइल के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो कब हो रहा है, जब मैग्नेट करीब आ रहा है। तो मैग्नेट का करीब आना पैदा कर रहा है, इंड्यूस कर रहा है ईएमएफ को उस कॉइल में। तो वो जो ईएमएफ है, वो जो करंट है ना इंड्यूस, ये हमेशा उस मैग्नेट को अपने करीब आने से ओपोज करेंगे। और लेट्स सपोज अगर वही कॉइल है और उस कॉइल से हम मैग्नेट को दूर लेकर जा रहे हैं, तो दूर लेकर जाएंगे तो फ्लक्स अब भी चेंज होगा। ठीक है, तो अब जो फ्लक्स चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा या जो करंट इंड्यूस होगा, अब वो उस मैग्नेट को दूर भी जाने नहीं देगा। तो आप उस मैग्नेट को करीब लेकर आए, करीब आना ईएमएफ को इंड्यूस कर रहा है या करंट को इंड्यूस कर रहा है, मैग्नेट का दूर जाना ईएमएफ को इंड्यूस कर रहा है, करंट को इंड्यूस कर रहा है। तो ये जो ईएमएफ इंड्यूस होगा इन दोनों कंडीशन में, वो हमेशा अपने ही कॉज को, जो चीज उसको पैदा कर रही है उसको अपोज करेगा। दिस इज कॉल्ड लेंज लॉ। तो काम ही करते हैं, इसकी स्टेटमेंट भी लिख देते हैं कि इसकी स्टेटमेंट हम किस तरीके से लिखते हैं या इसकी स्टेटमेंट हम किस तरीके से पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, डायरेक्शन of induced EMF or induced current is such as it opposes the cause that produces it। ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है, ये लेंज लॉ की, बल्कि डेफिनेशन यूं कह लो कि इसकी स्टेटमेंट है। क्या लिखा हुआ है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ या डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच एज इट ओपोजेस द कॉज दैट प्रोड्यूसेस इट। मतलब जो चीज ईएमएफ को और करंट को प्रोड्यूस कर रही है या इंड्यूस कर रही है, इंड्यूस करंट और इंड्यूस हमेशा जो ईएमएफ है हमेशा उसी कॉज को, अपने पैदा करने वाले कॉज को ही ओपोज करते हैं।
दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ लेंज लॉ। इसी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ के हर फॉर्मूले के अंदर हम नेगेटिव साइन लगाते हैं, ये आपको नजर आ रहा होता है, ठीक है। तो दिस इज द स्टेटमेंट, ये हमारे पास एक पॉइंट है कि इसमें हम पढ़ते क्या है, ये इसकी स्टेटमेंट है, द स्टेटमेंट ऑफ लेंज लॉ। और एक चीज और ध्यान में रखिएगा, जो हमारे पास लेंज लॉ की जो स्टेटमेंट है ना, ये बेस करती है ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो इट इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, यानी कि जो लेंज लॉ है इसमें मतलब कौन सी एनर्जीज आपस में कंजर्वेशन की हम बात कर रहे होते हैं, मैकेनिकल एनर्जी इनटू जो है क्या नाम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पर जो है ये लॉ बेस करता है ऑन द बेसिस, यानी कि ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दिस लॉ इज बेस्ड, जैसे हम लोगों ने याद है, आप लोगों को मैंने पढ़ाया था लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसकी जो स्टेटमेंट थी वो भी हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थी। तो इट इज ऑल्सो बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दिस लॉ इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। अच्छा, अब मैं काम ही करता हूं, आपको कुछ यहाँ पर लेंस लॉ को समझाने के लिए मजीद कुछ डायग्राम्स बनाता हूं, और इन डायग्राम्स के अंदर आपको मजीद कुछ बातें पता चलेंगी कि जैसे मैं आपको मिसाल दे रहा था, मैग्नेट का करीब आना, उसमें डायरेक्शन जो होगी करंट की वो क्या होगी, फिर वो क्यों अपोज करेगा उसके करीब आने को, फिर मैग्नेट का दूर जाना, तो मैग्नेट दूर जाएगा तो फिर करंट की डायरेक्शन क्या होगी, फिर वो क्यों अपोज करेगा उस मैग्नेट के दूर जाने को। तो लेट्स ड्रॉ सम डायग्राम्स, जो डायग्राम्स आपको हेल्प करेंगी, मदद करेंगी इस लॉ की स्टेटमेंट को समझने में, क्योंकि उन डायग्राम्स के बगैर अभी भी जो ना कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो जब तक डायग्राम से ना समझाओ, जब तक एनिमेशन से ना समझाओ ना, तो वो चीज़ें क्लियर नहीं हो रही होती हैं, क्योंकि इन कुछ स्टूडेंट्स को जो है वो स्टेटमेंट्स जो है ना बड़ी मतलब जो है वो खुश्क या बड़ी वो लग रही होती है, हार्ड मतलब हार्ड टू स्टैंड या टफ टू अंडरस्टैंड ना। तो काम ही करते हैं, इसकी डायग्राम समझते हैं, डायग्राम से समझते हैं। तो ये देखें आपके सामने 4 डायग्राम्स मैंने बनाई हैं, 4 अलग अलग कंडीशंस हैं, तो इनको डिस्कस करते हैं ताकि आपको समझ आए कि लेंस लॉ होता क्या है। हर कंडीशन के अंदर क्या है, हमारे पास एक कॉइल है, जैसे हमारे पास ये कॉइल है, ये कॉइल ऐसे रखी हुई है, और इसके साथ एक मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल है जो कि फेस कर रहा है कॉइल को, इधर भी ये नॉर्थ और साउथ एक मैग्नेट है, अगेन यहाँ पर भी नॉर्थ फेस कर रहा है कॉइल के फेस को, मतलब ये कॉइल है, कॉइल का ये फेस कहलाता है, ठीक है ना, कॉइल का फेस इस तरफ है मैग्नेट की तरफ। इस वाली कंडीशन में मैग्नेट का साउथ फेस कर रहा है, और यहाँ पर भी मैग्नेट का साउथ फेस कर रहा है। अच्छा, नॉर्थ नॉर्थ जब फेस कर रहे हैं तो इसमें 2 अलग अलग कंडीशंस हैं। इस वाली कंडीशन में एरो इस तरफ लग रहा है ऊपर, इसका मतलब ये है कि इस कंडीशन में आप मैग्नेट को कॉइल के करीब लेकर जा रहे हैं। तो जब आप नॉर्थ पोल को मैग्नेट के करीब लेकर जाते हैं तब क्या होता है, जब आप मैग्नेट के नॉर्थ पोल को कॉइल से दूर लेकर आते हैं, देखो दूर आ रहा है, अवे, मूविंग अवे, तो क्या होता है, फिर जब आप मैग्नेट के साउथ पोल को मूविंग टुवर्ड्स द कॉइल लेकर जाते हैं तो क्या होता है, यानी कि सब में फ्लक्स चेंज होगा, इन सब में मैग्नेट की मोशन है, कोई करीब जा रहा है, फिर दूर जा रहा है, फिर करीब जा रहा है, फिर दूर जा रहा है। तो इन सब में एक बात कॉमन है कि हर कॉइल का फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो इन तमाम कॉइल्स के अंदर इंड्यूस करंट लाजमी होगा, ठीक है। लेकिन डिफरेंट कंडीशन है, ये चेक करते हैं क्योंकि हम लेंस लॉ पढ़ रहे हैं। अच्छा, एक बात नोट करिएगा, वो ये कि जब भी नॉर्थ पोल, मैग्नेट का नॉर्थ पोल जब भी कॉइल के करीब जाएगा ना, तो इस कॉइल में जो करंट फ्लो करेगा ना, याद रखिएगा वो फ्लो करेगा हमेशा क्लॉकवाइज करंट, करंट हमेशा ऐसे फ्लो करेगा क्लॉकवाइज, ठीक है। और जब करंट क्लॉकवाइज मतलब ये ऐसे करंट फ्लो करेगा, ऐसे लाइक दिस, ठीक है। अब मेरे मतलब मूवमेंट को देखिएगा कैसे, ये करंट ऐसे फ्लो करेगा कॉइल में ऐसे, ठीक है, मतलब ऊपर की तरफ से इनटू द प्लेन और नीचे की तरफ से आउट ऑफ द प्लेन, ये करंट ऐसे फ्लो करेगा, यानी कि क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। और याद रखिएगा, जब भी किसी कॉइल में जब करंट फ्लो करता है तो हम अपने राइट हैंड रूल से ये पता लगा लेते हैं कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है। तो याद रखिएगा, अगर ये कॉइल में करंट क्लॉकवाइज फ्लो करेगा तो इस कॉइल का ये जो फेस है ना, इस तरफ वाला, ये वाला फेस बिहेव करेगा एज नॉर्थ पोल, मतलब ये फेस होगा इस कॉइल का एज नॉर्थ पोल। और हमें पता है कि नॉर्थ नॉर्थ को क्या करता है, रिपेल करता है। इसका मतलब ये क्या, आपने याद क्या रखना है कि जब हम किसी मैग्नेट के नॉर्थ पोल को कॉइल के करीब लेकर जाएंगे तो करंट फ्लो करेगा ऐसे क्लॉकवाइज, और जब क्लॉकवाइज फ्लो करेगा तो जो कॉइल का फेस है वो बिहेव करेगा एज नॉर्थ पोल। तो देखें, डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज क्लॉकवाइज, मतलब जो करंट की डायरेक्शन है कॉइल में नॉर्थ को करीब लेके जाने की वजह से वो क्या है, ऐसे, ये क्लॉकवाइज होता है, ठीक है, क्लॉकवाइज है। और जब क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा
तो जो फेस होगा कॉइल का वो बिहेव करेगा एज नॉर्थ पोल, तो फेस ऑफ द कॉइल इज नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल। और इस कंडीशन के अंदर जब नॉर्थ, ये जो कॉइल का फेस जब नॉर्थ पोल बन जाएगा तो ये खुद भी नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ नॉर्थ को क्या करता है, रिपेल करता है। इसका मतलब जब आप नॉर्थ पोल को कॉइल के करीब लेकर जाएंगे ना, तो इस कंडीशन के अंदर इंड्यूस करंट इस मैग्नेट को अपने करीब आने की रोकेगा और इसको रिपेल करेगा। तो यहां पर जो फोर्स होगी वो कौन सी होगी, रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव मैग्नेटिक फोर्स। बात समझ आई? अच्छा, इसी तरीके से अब अगर आप इसी मैग्नेट को, यानी कि मैग्नेट के नॉर्थ पोल को करीब की बजाय दूर लेकर जाएंगे, तो जो करंट की डायरेक्शन है जहाँ, वो रिवर्स हो जाएगी। अभी अगर करीब जाने की वजह से करंट फ्लो कर रहा था ऐसे क्लॉकवाइज, तो दूर लेके जाने की वजह से करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, और अब करंट फ्लो करेगा इसमें कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। मतलब कैसे, ये करंट ऐसे फ्लो करेगा, मतलब ऊपर वाले हिस्से से जो है वो आउट ऑफ द प्लेन और नीचे वाले हिस्से से इनटू द प्लेन, ऐसे फ्लो करेगा एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करने की वजह से जो कॉइल होता है, उस कॉइल का जो फेस होता है ना, वो हमेशा बिहेव करता है एज साउथ पोल, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल। ये जो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे फ्लो करेगा, तो जिस तरफ थंब होता है वो नॉर्थ होता है, और जहां नहीं है इसका मतलब इस वाले साइड का जो फेस होगा वो बिहेव करेगा एज साउथ। तो डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल को दूर ले जाने की वजह से जो करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक वाइज। ठीक है। और दूसरी बात, जो फेस होगा कॉइल का वो क्या बन जाएगा इस बार साउथ पोल, इज साउथ पोल। और फोर्स कौन सी होगी, अब जो फोर्स होगी ना वो हमारे पास जो है वो बनेगी, क्या नाम है, अट्रैक्टिव फोर्स बनेगी। क्यों, क्योंकि ये वाला जो साइड है वो नॉर्थ है और ये वाला साइड क्या है, साउथ है। अनलाइक जो पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब आप नोट करें, जब आप करीब लेकर जा रहे थे तो रिपल्सिव की वजह से कॉइल करीब आने से ओपोज कर रही थी। अब जब आप मैग्नेट को दूर लेकर जा रहे हैं तो अट्रैक्शन की वजह से ये कॉइल मैग्नेट को दूर भी जाने नहीं देती। यानी कि जिसकी वजह से चेंज आ रहा है, इस कॉइल का इंड्यूस करंट उसी को ओपोज कर रहा है, करीब आने नहीं दे रहा और दूर भी जाने नहीं दे रहा। करीब आने से रोक रहा है रिपल्सिव की वजह से, और दूर जाने से रोक रहा है अट्रैक्शन की वजह से। समझ रहे हैं? तो यहां पर फोर्स कौन सी होगी, अट्रैक्टिव मैग्नेटिक फोर्स। और इसी तरीके से अब अगर हम ये वाली कंडीशन देखें जिसमें हमने मैग्नेट को फ्लिप कर दिया, इन दोनों कंडीशन में नॉर्थ नॉर्थ, तो नॉर्थ का करीब जाना, नॉर्थ का दूर जाना। इस वाली कंडीशन में अब साउथ है, साउथ पोल का करीब जाना और साउथ पोल का दूर आना। तो याद रखिएगा, अगर अगर हम मैग्नेट के साउथ पोल को करीब लेकर जाएंगे ना, तो इस कंडीशन में जो करंट फ्लो करेगा वो फ्लो करेगा हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे करंट फ्लो करेगा। और जब भी एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करता है, जब भी एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करता है ऐसे ऐसे, तो याद रखिएगा जो कॉइल का जो फेस होता है ना वो बिहेव करता है एज साउथ पोल। और जब ये साउथ पोल बिहेव करेगा तो साउथ को क्या करेगा, मतलब मैग्नेट का भी साउथ पोल है और खुद उस कॉइल का भी साउथ पोल। अब आप बोलोगे सर ये कॉइल का नॉर्थ, कॉइल का साउथ, क्या मतलब है इस बात को? तो भाई जब भी किसी कॉइल में, किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो उस कंडक्टर के करंट की वजह से अपनी भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। तो एक तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेट की है, और एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस कॉइल में करंट की वजह से भी आ जाएगी। तो ये जो नॉर्थ है वो इस कॉइल के करंट की वजह से, ये जो साउथ है इस कॉइल के करंट की वजह से। ठीक है। तो जब भी कॉइल्स में या किसी भी जो है कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो उसमें हमेशा उसकी अपनी भी आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो साउथ साउथ को क्या करेगा, रिपेल करेगा। सबसे पहली बात, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। जो फेस ऑफ द कॉइल, कॉइल का जो फेस बना वो क्या बना, इज नॉर्थ, सॉरी साउथ पोल। और साउथ साउथ को क्या करता है, साउथ पोल दूसरे साउथ पोल को क्या करता है, रिपेल करता है। तो रिपल्सिव मैग्नेटिक फोर्स, रिपल्सिव मैग्नेटिक फोर्स, गॉट इट। इसे को उल्टा कर दें, क्योंकि अब आपने जो है वो मैग्नेट की मोशन को रिवर्स कर दिया। करीब लेकर जा रहे थे तो एंटी क्लॉकवाइज करंट था कॉइल में, दूर लेकर जाएंगे तो करंट की डायरेक्शन घूम जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो इस बार जो करंट फ्लो करेगा वो कैसे फ्लो करेगा, ऐसे क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। और क्लॉकवाइज फ्लो करेगा तो सबसे पहले यहां पर लिख देते हैं इज क्लॉकवाइज। ठीक है। और इस बार जो कॉइल का फेस होगा वो बन जाएगा नॉर्थ, और नॉर्थ साउथ को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो जब आप इस साउथ पोल को दूर लेकर जाएंगे ना, तो कॉइल का जो फेस है वो साउथ बन जाएगा,
तो साउथ जो है वो नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, तो आप ये फील करेंगे कि ये उसको दूर जाने नहीं दे रहा, मतलब इसको अपोज कर रहा है, मतलब दूर जाना चाह रहा है, अट्रैक्शन की वजह से वो उसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो फेस ऑफ द कॉइल इज नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल। और फोर्स कौन सी होगी, अट्रैक्टिव मैग्नेटिक फोर्स, अट्रैक्टिव मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो ये था हमारे पास लेंस लॉ। तो इन डायग्राम से हमने ये बात समझी कि कैसे जो इंड्यूस करंट होता है या जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो अपने ही कॉज को अपोज कर रहा होता है। और यहाँ पर जो हमने कॉजेस पढ़े वो सिर्फ एक था, मैग्नेट की मोशन, मैग्नेट का करीब जाना, मैग्नेट का दूर जाना। करीब जाने से भी इंड्यूस करंट रोक रहा है और दूर जाने से भी मैग्नेट को इंड्यूस करंट रोक रहा है, इन चारों कंडीशंस में जो मैंने आपको अभी समझाई। तो यहां से हमें ये बात पता चलती है कि जो इंड्यूस करंट होता है या जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, इस बात को बता रहा हूं मैं, वो अपने ही कॉज को हमेशा अपोज कर रहा होता है। दिस इज कॉल्ड लेंज लॉ। सो लेंज लॉ गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है, ये नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज एसी जनरेटर, यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। सिर्फ जनरेटर की अगर हम बात करें तो जनरेटर हमारे पास एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। सो अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड जनरेटर। और क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि करंट दो किस्म के होते हैं, एक होता है ऑल्टरनेटिंग फॉर्म में और एक होता है डायरेक्ट फॉर्म के अंदर। तो अगर हमें जनरेटर से एसी यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट मिल रहा है तो ऐसे जनरेटर को हम एसी जनरेटर कहते हैं। और अगर हमें जनरेटर से डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट मिल रहा है तो ऐसे जनरेटर को हम डायरेक्ट करंट जनरेटर कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले काम ये करते हैं, फिलहाल सिंपल जनरेटर की डेफिनेशन लिख के फिर मैं आपको एसी जनरेटर और फिर एसी जनरेटर की मजीद जो की पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनकी तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले जनरेटर की डेफिनेशन कि जनरेटर एक ऐसी डिवाइस जो कि कन्वर्ट करता हो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जनरेटर is a device that converts mechanical energy into electrical energy। ठीक है, मतलब इस डिवाइस का काम ही सिर्फ यही है कि मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। ऐसे डिवाइस को हम जनरेटर कहते हैं। ठीक है, और इफ द जनरेटर is generating current in, या यूं कह दो कि एसी करंट, if the generator is generating alternating current, then it is called AC जनरेटर। ठीक है, तो ऐसे जनरेटर को हम कहते हैं एसी जनरेटर। और अगर आपको डीसी करंट मिल रहा हो, डायरेक्ट करंट मिल रहा हो, तो आप ऐसे जनरेटर को कह देते हैं डायरेक्ट करंट जनरेटर या डीसी जनरेटर। हर डिवाइस का अपना एक वर्किंग प्रिंसिपल होता है कि फिजिक्स का ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर वो वर्क कर रहा होता है। तो हमारे पास जनरेटर का यानी कि एसी जनरेटर का भी एक वर्किंग प्रिंसिपल है जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि फैराडेज लॉ। मतलब जो जनरेटर काम करता है, वर्क करता है, वो फिजिक्स के कौन से कानून, कौन से प्रिंसिपल पर करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर, या यूं कह लो कि फैराडेज लॉ के प्रिंसिपल के ऊपर। यानी कि जब जनरेटर के अंदर जो मेन पार्ट्स होते हैं इसके, उसमें एक कॉइल होती है, आर्मेचर जिसको हम कहते हैं, और एक फील्ड मैग्नेट होता है। उसके फील्ड मैग्नेट के दरमियान रखी हुई कॉइल रोटेट होने की वजह से अपना फ्लक्स चेंज करती है, और जैसे इसका फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तो इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो क्या है, फैराडेज लॉ, या आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि जब कॉइल रोटेट होती है तो उसका फ्लक्स चेंज होने की वजह से उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर। तो भले एसी जनरेटर हो या डीसी जनरेटर हो, वर्किंग प्रिंसिपल इन दोनों के बिल्कुल सेम होते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल, यही लिख दो, डायरेक्ट लिख देते हैं, इट्स वर्किंग प्रिंसिपल इज बेस्ड अपॉन इट्स वर्किंग
principle is based upon इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल बेस करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मींस which means changing magnetic flux of the coil of generator induces an EMF in it। ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, जो कि हम इसको फैराडेज लॉ भी कहते हैं, विच इज बेस्ड ऑन, ये भी लिख सकते हैं हम फैराडेज लॉ, क्योंकि ये बात हमें फैराडेज लॉ के अंदर पता चलती है। तो इट्स वर्किंग प्रिंसिपल इज बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विच मीन्स चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द कॉइल ऑफ जनरेटर इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन इट, जिसको हम कहते हैं फैराडेज लॉ। ये हो गया इसका वर्किंग प्रिंसिपल। आगे चलते हैं। अच्छा, आगे जो है हम लोग ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारे पास जो एसी जनरेटर होता है उसके जो है वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं या इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जिसके ऊपर वो काम कर रहा होता है। तो हम ये देखते हैं कि इसके इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स हैं वो क्या होने चाहिए। 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं एसी जनरेटर के, तो वो एक एक करके यहाँ पर लिख लेते हैं। फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट या essential components of AC generator। AC जनरेटर। अब वो फॉलोइंग जो है वो 4 एसेंशियल पार्ट्स कौन कौन से, वो भी हम लिख लेते हैं एक एक करके। जैसे कि सबसे पहले नंबर 1, इसको हम कहते हैं आर्मेचर। आर्मेचर, आर्मेचर क्या होता है? आर्मेचर हमारे पास एक सिंपल यूँ कह लो कि आपके पास एक कॉइल होती है। ये एक कॉइल होती है जिसमें हमारे पास इंसुलेटेड कॉपर वायर के बहुत सारे टर्न्स होते हैं, जिसको हम बांधते हैं, बाउंड करते हैं किसके ऊपर? एक सॉफ्ट सिलेंडर के ऊपर। मतलब हमारे पास एक कोई भी एक सॉफ्ट सिलेंडर होता है, जैसे सिलेंड्रिकल शेप है, इसको आप समझ लो कि सॉफ्ट आयरन सिलेंडर, यानी कि सॉफ्ट आयरन का बना हुआ सिलेंडर है। और आप क्या करते हैं? सॉफ्ट आयरन सिलेंडर के ऊपर वायर को वाइंडिंग कर देते हैं, इंसुलेटेड कॉपर वायर की वाइंडिंग कर देते हैं बहुत ज्यादा, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। तो ये बन जाता है हमारे पास आर्मेचर, जो कि हम फील्ड में रखते हैं, जिसको हम घुमाते हैं, रोटेट करते हैं, जिसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, जिसमें करंट इंड्यूस होता है। ठीक है, तो आर्मेचर इज अ कॉइल। ठीक है, तो इट इज अ कॉइल, इट इज अ कॉइल विच कंसिस्ट ऑफ, अभी इसमें होता क्या है? विच कंसिस्ट ऑफ large number of insulated, large number of turns of insulated copper wire, insulated copper wire wound, जिसको हम लिपेटते हैं किसके ऊपर? वाउंड ऑन सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन के बने हुए सिलेंडर पर, सॉफ्ट आयरन सिलेंडर। ठीक है, इट इज कॉल्ड आर्मेचर। और इस आर्मेचर को हम फील्ड में रखते हैं, और फील्ड हमें जो प्रोवाइड करता है वो कौन करता है? फील्ड मैग्नेट्स। फील्ड मैग्नेट्स। नंबर टू एसेंशियल पार्ट, फील्ड मैग्नेट्स। अच्छा, फील्ड मैग्नेट्स हमारे पास क्या होता है? ये जो है वो स्ट्रॉन्ग परमानेंट फील्ड मैग्नेट्स होते हैं, या इसको यूँ कह लो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, जिनकी जो शेप होती है ना पोल्स की, वो हमेशा सिलेंड्रिकल शेप होती है। एक तो होता है बिल्कुल सीधे सीधे शेप के ऐसे, एक नॉर्थ पोल ये रहा, और इसके सामने हम रख देते हैं ऐसे साउथ पोल। तो ये फ्लैट इनकी जो है वो पोल्स हैं। फिर हमारे पास पोल्स कुछ यूँ भी होते हैं ऐसे करके, ये हमारे पास ये नॉर्थ पोल है, और इसी तरीके से ये हमारे पास साउथ पोल है। कॉनकेव पोल्स कहलाते हैं ये, यू शेप्ड मैग्नेट भी होते हैं, इनको सिलेंड्रिकल शेप भी कह रहे होते हैं। तो हमारे पास जनरेटर में जो
फील्ड मैग्नेट्स हम यूज करते हैं ना, उनके जो पोल्स की शेप होती है वो हमेशा यू शेप होती है या कॉन्केव शेप होती है या इसको हम कहते हैं सिलेंड्रिकल शेप होती है, ठीक है। तो फील्ड मैग्नेट्स, द स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट और एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। हमारे पास अगर जनरेटर जो है वो छोटा जनरेटर है, जैसे कि इग्निशन उसमें होता है, सिस्टम्स में होता है, जैसे मोटर बाइक्स में जो एक छोटा जनरेटर लगा होता है, या जैसे मोटर कार्स हो गई, मोटर बोट्स हो गई, इसमें इग्निशन के लिए हम एक छोटा जनरेटर लगाते हैं, तो उसमें जो होता है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है, परम मैग्नेट होता है। लेकिन अगर हमारे पास लार्ज जनरेटर्स जो होते हैं ना, बड़े जनरेटर्स जो होते हैं, उसमें फिर हम बड़ी मैग्नेट को यूज़ नहीं करते, बल्कि उनकी जगह पे हम यूज़ करते हैं क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो कि बड़ा बिगर इन साइज होता है। So strong permanent magnet or an electromagnet whose poles are cylindrical in shape, ठीक है। देन हमारे पास नंबर 3 पे जो आता है, अच्छा जाहिर सी बात है, मैग्नेट जो प्रोवाइड करती है वो क्या प्रोवाइड करती है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड होगी तो फ्लक्स होगा, फ्लक्स होगा तो चेंज होगा, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो फील्ड होगी और इस फील्ड में रोटेट करता है आर्मेचर। अच्छा, जो आर्मेचर एक कॉइल होती है, कॉइल के जो दो एंड्स होते हैं ना, जाहिर सी बात है कोई भी कॉइल हो, कोई भी कंडक्टर हो, कोई भी वायर हो, उसके हमेशा दो किनारे होते हैं, दो एंड्स होते हैं। हम उन दोनों एंड्स को जो ना स्लिप रिंग्स के साथ कनेक्ट करते हैं। मतलब दो रिंग्स होते हैं, दोनों एंड्स को, एक एंड को एक रिंग के साथ और दूसरे एंड को दूसरे रिंग के साथ, सॉरी हाँ, मतलब रिंग के साथ कनेक्ट करते हैं, तो इनको हम कहते हैं स्लिप रिंग्स। तो हमारा जो तीसरा एसेंशियल पार्ट है, इनको हम कहते हैं स्लिप रिंग्स, R1 एंड R2 से इनको हम मतलब जो है वो सिंबलाइज करते हैं। तो स्लिप रिंग्स क्या होता है कि द टू एंड्स ऑफ द कॉइल are connected to two ब्रास, और ये ब्रास के बने हुए होते हैं, ब्रास स्लिप रिंग्स, ठीक है। दीज रोटेट विद द कॉइल, दीज रिंग्स रोटेट अलॉन्ग विद द कॉइल। जैसे जैसे कॉइल रोटेट करती है उनके साथ साथ ये जो स्लिप रिंग्स होते हैं ना, ये भी रोटेट कर रहे होते हैं। ओके, these rings rotate along with the coil, ठीक है भाई। तो हमारे पास जो कॉइल के जो दो किनारे, दो एंड्स होते हैं, उन दोनों को हम एक एक रिंग के साथ अटैच कर देते हैं, और जैसे जैसे कॉइल रोटेट कर रही होती है, तो जो किनारा जिसके साथ जाके, यानी कि जिस उसके साथ जाके अटैच हुआ होता है, तो अगर ये एंड है और ये कॉइल का एंड है, अगर कॉइल रोटेट कर रही है तो इसके साथ साथ ये स्लिप रिंग भी रोटेट कर रहा होता है। तो दीज रिंग्स रोटेट अलॉन्ग विद द कॉइल, और ये बने हुए किसके होते हैं, ब्रास के बने हुए होते हैं। ब्रास मतलब मटेरियल है, जिस मटेरियल के बने होते हैं। देन हमारे पास जो फोर्थ इंपॉर्टेंट इसेंशियल पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं कार्बन ब्रुशेस, B1 एंड B2। और हमारे पास ये जो कार्बन ब्रुशेस होते हैं, वो जो रिंग होता है ना, स्लिप रिंग जो होता है, उसके साथ हम दो ब्रुशेस होते हैं, कार्बन के बने होते हैं, हम एक को एक रिंग के साथ और दूसरे वाले को दूसरी रिंग के साथ प्रेस करके रख देते हैं, और जो रोटेट कर रहा होता है ना, वो देखें ये ऐसे होता है। लेट सपोज इमेजिन कर लीजिएगा ये कार्बन ब्रुश है, इमेजिन कर लीजिएगा कार्बन ब्रुश है, और ये हमारे पास जो है वो स्लिप रिंग है, और होता हुआ रिंग है, लेकिन ये आपको पूरा सिलेंडर नजर आ रहा है, सिर्फ आप समझ लीजिएगा रिंग है, ये आपको नजर आ रहा होगा। कार्बन ब्रुश को हम प्रेस करके रखते हैं अगेंस्ट द रिंग्स, और जो रिंग होता है ना, वो अपनी जगह पे रहते हुए रोटेट कर रहा होता है, कॉइल के साथ साथ रिंग रोटेट कर रहा होता है, जबकि इसके साथ ये ब्रुश प्रेस होकर रखा हुआ होता है, और ये ऐसे, यानी कि रिंग तो रोटेट कर रहा होगा, कार्बन ब्रुश अपनी जगह पे रहते हुए, फिक्स कंडीशन पे रहते हुए उसके साथ सिर्फ प्रेस रह रहा होता है। देखिए ये घूम रहा है, लेकिन ये कार्बन ब्रुश इसके साथ प्रेस होकर सिर्फ लगा हुआ है। तो जो चीज घूम रही होती है, जो चीज मूव कर रही होती है, रोटेट कर रही होती है, वो कार्बन ब्रुश, सॉरी स्लिप रिंग्स होते हैं अलॉन्ग विद द कॉइल। जो चीज मूव नहीं कर रहे होते हैं वो कौन होते हैं, कार्बन ब्रुशेस। तो दीज
these brushes B1 and B2 are pressed against the slip rings. ठीक है, और ये जो कार्बन ब्रशेज होते हैं, जनरेटर का जो कार्बन ब्रश होता है, वहां से हमें आउटपुट मिल रहा होता है, आउटपुट वोल्टेज या आउटपुट करंट जो हमें जनरेटर दे रहा होता है ना एज एन आउटपुट, वो हमें कार्बन ब्रशेज के जरिए ही मिल रहा होता है. जनरेटर यही कह लो कि द आउटपुट ऑफ जनरेटर is obtained through these brushes. यानी कि जब तक स्लिप रिंग्स की बात होती है ना, आर्मेचर है, फिर आर्मेचर को फील्ड में रख दिया, तो फिर आर्मेचर के जो कॉइल के एंड्स हैं उनको कनेक्ट कर दिया स्लिप रिंग्स के साथ. जब तक ये इंटरनल पार्ट्स हैं, ये सारे इंटरनली एक्ट कर रहे होते हैं, जो कि हमें बाहर यानी कि आउटपुट वोल्टेज जहां से मिल रहा होता है ना, जनरेटर जो दे रहा होता है आउटपुट, वो हमेशा कहां से मिलता है, हमें कार्बन ब्रशेस के जरिए मिल रहा होता है. तो दीज वर द 4 एसेंशियल पार्ट्स ऑफ एसी जनरेटर. ये एसी जनरेटर के हैं, डीसी के नहीं है. डीसी जनरेटर के अंदर स्लिप रिंग्स की जगह हम यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ एक स्प्लिट रिंग. एक रिंग होता है वो स्प्लिट यानी कि टूटा हुआ होता है, उसको कम्यूटेटर भी कह रहे होते हैं. तो अगर आप स्लिप रिंग्स को रिप्लेस कर दें स्प्लिट रिंग के साथ, तो वो एसी जनरेटर को बदल देगा, कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, डीसी जनरेटर के अंदर. ठीक है, तो फिलहाल एक काम करें, यहां तक नोट करें, फिर हम इसकी इक्वेशंस की तरफ चलते हैं. तो अब हम चलते हैं कंस्ट्रक्शन को, यानी कि उसके एसेंशियल पार्ट्स को पढ़ने के बाद इसकी इक्वेशंस की तरफ, यानी कि जो जनरेटर ईएमएफ को इंड्यूस करता है, उस ईएमएफ के मैग्नीट्यूड को हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो मैग्नीट्यूड किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, तो अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं जनरेटर की इक्वेशंस, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर की इक्वेशंस, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है जनरेटर का, वो किसके बराबर होता है. तो देखें, सबसे पहले जो इंड्यूस्ड ईएमएफ, या इसको यूं लिख देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, मैग्नीट्यूड ऑफ induced EMF of AC generator is, अब हम लिखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए EMF का मैग्नीट्यूड का. तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है N ओमेगा A B साइन थीटा. ये बन गया हमारे पास. अच्छा, डेरिवेशन करने के बाद आता है, जाहिर सी बात है, तो डेरिवेशन हम क्योंकि नहीं करते हैं एंटी टेस्ट के प्रिपरेशन के अंदर, की पॉइंट्स को पढ़ रहे होते हैं, तो डायरेक्ट आपने जो है वो फॉर्मूला ये याद रखना है. इसमें जो ई आ रहा है लेफ्ट पर, इसको मैं चलो ई बना के कर देता हूँ, लिख देता हूँ, आप इसको ई बना के ही ध्यान में रखिएगा. ई फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ ई. इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या, एन ओमेगा ए बी एंड साइन थीटा. ठीक है, ये हमारे पास बन गया इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला. अच्छा, इनमें जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो क्या क्या आ रहे हैं, इसमें जो एन आ रहा है, इस एन को हम कहते हैं नंबर ऑफ टर्न्स, एन नंबर ऑफ टर्न्स. देन जो ओमेगा, इसको ओमेगा कहते हैं हम लोग, ओमेगा को हमने पढ़ा था सर्कुलर मोशन के अंदर, इट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि वो जो कॉइल होती है वो रोटेट कर रही होती है, तो रोटेट करने वाली जो वेलोसिटी होती है वो कौन सी होती है, एंगुलर वेलोसिटी. सो इट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कॉइल, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कॉइल. देन हमारे पास जो तीसरा आ रहा है वो आ रहा है ए इज द एरिया ऑफ द कॉइल. जाहिर सी बात है, कॉइल का एरिया होता है, क्योंकि कॉइल इस फॉर्म में होती है, रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर होती है, तो ये इसकी लेंथ होती है, ये इसकी विड्थ होती है. ठीक है, तो एरिया ऑफ द कॉइल. देन हमारे पास आ रहा है बी. बी का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. टेस्ला में ये आपको वैल्यू गिवन होती है, या वेबर पर मीटर स्क्वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड. बाकी थीटा का मतलब तो एंगल ही होता है, तो यहाँ पर जो थीटा आ रहा है दिस इज फॉर एंगल. और हमें एक बात पता है कि हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा था कि जो थीटा होता है वो बराबर होता है ओमेगा टी के, ऐसा है ना, थीटा बराबर होता है ओमेगा टी के. तो अगर मैं इस थीटा की जगह पे ओमेगा टी पुट कर दूं, तो हमारे पास जो दूसरा फॉर्मूला बनेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का, वो क्या बनेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी इक्वल टू एन ओमेगा ए बी एंड साइन ओमेगा टी. ये बन गया फॉर्मूला.
क्योंकि हमारे पास जो थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, ओमेगा टी के बराबर होता है। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी फ्रॉम सर्कुलर मोशन, ये हम बात सर्कुलर मोशन में पढ़ चुके हैं। तो फॉर्मूला इस तरीके से भी लिख सकते हैं, फॉर्मूला इस तरीके से भी लिखते हैं। और एक बात हमें और पता है वो ये कि जो ओमेगा होता है ना, ये ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ के। ये बात भी मैंने आपको सर्कुलर मोशन के अंदर बताई थी। तो इस बात को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, साइन 2 पाई एफ टी, लाइक दिस। तो ये दोनों बातें हम लोगों ने सर्कुलर मोशन पढ़ी थी कि जो थीटा होता है, थीटा बराबर होता है ओमेगा टी के। तो आपने थीटा की जगह पे ओमेगा टी पुट कर दिया। फिर हमने वही पढ़ा था कि जो ओमेगा होता है ना वो बराबर होता है 2 पाई एफ के। और यहाँ पर जो एफ आ रही है वो आती है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म के अंदर ये फॉर्मूला है थीटा की फॉर्म में, ये वाला फॉर्मूला जो है वो ओमेगा की फॉर्म में, और ये वाला फॉर्मूला जो है वो फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में आ रहा है। तो यहाँ पर आप इस बात को नोट कर सकते हैं कि यहाँ पर जो ओमेगा है, ओमेगा बराबर होता है किसके, 2 पाई एफ के। और एफ का मतलब क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। और फ्रीक्वेंसी भी होती है हमारे पाकिस्तान में जो है वो जो अल्टरनेटिंग करंट की जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो है 50 हर्ट्ज। चलो ये बात भी आप नोट कर लीजिएगा, ये बात मैं आपको लिखवाता हूँ, खैर लास्ट में लिखवाता हूँ कि पाकिस्तान में जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो 50 हर्ट्ज है। अच्छा खैर, फॉर्मूला बिल्कुल एक है, सिर्फ आपने क्या किया, वैल्यू चेंज कर दी, थीटा की जगह ओमेगा टी और ओमेगा की जगह पे 2 पाई एफ, तो बन गया 2 पाई एफ टी। एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। तो ये कंडीशंस आती हैं। और फॉर मैक्सिमम, जब थीटा की वैल्यू 90 हो जाए, ये बात हमें पता है ना कि साइन फंक्शन जो है वो 90 डिग्री पर मैक्सिमम होता है। तो अगर 90 डिग्री होगा तो साइन 90 बराबर होता है 1 के, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं मैक्सिमम। और मैक्सिमम यहां पर कौन आ रहा है, ईएमएफ। सो फॉर मैक्सिमम ईएमएफ, फॉर मैक्सिमम ईएमएफ थीटा शुड बी 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए तो सो साइन 90 डिग्री जो है वो बराबर किसके हो जाता है, 1 के हो जाता है। तो अब हमारे पास जो मैक्सिमम ईएमएफ का फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी इक्वल टू ई मैक्सिमम इज इक्वल टू, तो ये 1 के बराबर हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, एन ओमेगा ए बी, क्योंकि जो एंगल वाला पोर्शन है वो बराबर हो गया किसके, 1 के। सो दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय द जनरेटर। और अगर मैं इस वाले फॉर्मूले के अंदर एन डब्ल्यू ए बी, क्योंकि ये किसके बराबर है, मैक्सिमम के बराबर है, तो इसकी जगह पे मैक्सिमम भी लिख सकता हूं। तो ये फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, ई इज इक्वल टू ई मैक्सिमम को आप मल्टीप्लाई कर दें साइन थीटा की वैल्यू के साथ, तो आपको कोई भी इंस्टेंट पर, किसी भी इंस्टेंट के ऊपर, किसी भी जगह पर आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैक्सिमम ईएमएफ मल्टीप्लाई बाय द साइन एंगल ऑफ, यानी कि साइन एंगल साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू से आप मैक्सिमम ईएमएफ को मल्टीप्लाई कर दें तो आपको किसी भी इंस्टेंट के ऊपर इंड्यूस्ड ईएमएफ की बाय द जनरेटर वैल्यू मिल जाती है। और इन द फॉर्म ऑफ, अगर आप इसी वैल्यू को इन द फॉर्म ऑफ करंट की फॉर्म में लिखना चाहें तो हमें एक बात पता है कि फॉर करंट, इन द फॉर्म ऑफ करंट, या यू लिख देते हैं फॉर इंड्यूस्ड करंट, फॉर इंड्यूस्ड करंट। तो इंड्यूस करंट के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला बताया, हमें पता है कि फ्रॉम ओम्स लॉ जो करंट होता है वो बराबर होता है वी अपॉन आर के। तो यहाँ पर वी की जगह कौन है, ई, तो आई बराबर हो जाएगा ई अपॉन आर के। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा इंड्यूस करंट का, दैट विल बी इक्वल टू, मैक्सिमम है ना ये वाला, आई मैक्सिमम, ये हो जाएगा आई नॉट भी होता है समटाइम्स और आई मैक्सिमम भी होता है, आई मैक्सिमम और बाकी साइन थीटा या साइन ओमेगा टी या साइन 2 पाई एफ टी। आई इज इक्वल टू आई मैक्सिमम साइन ओमेगा टी या साइन 2 पाई एफ टी, आप जो भी आप लिखना चाहें, साइन 2 पाई एफ टी। ठीक है, बाकी फ्रीक्वेंसी की मैं आपको बात बता रहा था कि फ्रीक्वेंसी के बारे में नोट कर लिएगा कि फ्रीक्वेंसी जो होती है पाकिस्तान में हमारे पास जो है वो 50 हर्ट्ज है। इन पाकिस्तान फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब ये है कि जो करंट है ना वो हर सेकंड में अपनी 50 बार डायरेक्शन को चेंज करता है, विच मीन्स दैट कि करंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन 50 टाइम्स इन अ सेकंड, which means current changes its direction 50 times in 1 second।
हर एक सेकंड में करंट अपनी डायरेक्शन को 50 बार चेंज करता है। इसी वजह से हमारे घरों पे वापडा की तरफ से हमारे पास जो वोल्टेजेस आ रहे हैं वो कौन से होते हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेजेस हैं या अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है। तो एक सेकंड में 50 बार हमारी जो कोई भी लाइट या कोई भी अप्लायंस चल रही होती है, लाइट की मिसाल ले लेते हैं, तो वो 50 बार बंद होकर खुल रही होती है। तो इतनी तेज प्रोसेस होता है कि आपको लगता है मुस्तकिल जल रही है। हालांकि कंडीशन क्या होती है कि ये अल्टरनेटिंग है, हर सेकंड में 50 बार, यानी कि जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो, जीरो से नेगेटिव मैक्सिमम और फिर जीरो, यानी कि जीरो पॉजिटिव और नेगेटिव, ये होता है कंप्लीट साइकिल। तो यानी कि हमारे पास करंट एक कंप्लीट साइकिल कर रहा होता है, ये एक कंप्लीट साइकिल है, और ऐसे एक सेकंड में 50 बार कंप्लीट साइकिल होता है। 50 कंप्लीट, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो 50 टाइम्स करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करता है हर एक सेकंड में। अगर ये एक सेकंड में 2 दफा हो रही होती, 3 दफा हो रही होती, तो हमें बकायदा पता चल रहा होता कि लाइट जली हुई है, बंद हो रही है, फिर खुल रही है, फिर बंद हो रही है, फिर खुल रही है। समझ रहे हैं? तो अगर ये 2 दफा होती है या 3 दफा होती है या 4 दफा होती है तो वी कैन ऑब्जर्व दैट। लेकिन क्योंकि ये 50 दफा होती है तो हम इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ये बहुत फास्ट प्रोसेस हो रहा होता है। ठीक है, अच्छा देन एक बात और नोट करिएगा, वो ये कि करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन, current flows in one direction of first half revolution, and in next half revolution in reverse direction, in reverse direction. ओके, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। इस पॉइंट का मतलब ये है, जैसे कि मिसाल के तौर पर हमारे पास ये कॉइल है, ठीक है, और ये कॉइल ऐसे रोटेट करती है, ऐसे रोटेट करती है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया इसकी कंप्लीट रेवोल्यूशन, ये ऐसे स्टार्ट हुआ, ये इसकी हाफ रेवोल्यूशन, और ये इसकी कंप्लीट रेवोल्यूशन, ये हो गई इसकी कंप्लीट रेवोल्यूशन। लेकिन कॉइल जब हाफ रेवोल्यूशन करती है ना, तो करंट फ्लो करता है एक डायरेक्शन में, इन ओनली वन डायरेक्शन। फिर जब वो नेक्स्ट हाफ रेवोल्यूशन करती है ना, तो वही करंट फिर रिवर्स हो जाता है अपनी डायरेक्शन में। लेट सपोज अगर फर्स्ट हाफ में करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव थी, तो नेक्स्ट हाफ रेवोल्यूशन के अंदर करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। इसी वजह से तो हम ऐसे जनरेटर को क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर बोल रहे होते हैं। तो current flows in one direction of first half revolution and in next half revolution in reverse direction। तो करंट हर हाफ रेवोल्यूशन के बाद अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करता है, कंप्लीट रेवोल्यूशन नहीं, कितने, हर हाफ रेवोल्यूशन के बाद अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर देता है। हमारे पास दो किस्म के जनरेटर्स होते हैं, एक होता है स्मॉल जनरेटर जो इग्निशन सिस्टम्स में यूज होता है, जैसे मोटर बाइक में एक स्मॉल जनरेटर लगा होता है, मोटर कार्स हों या मोटर बोट्स हों, इनमें इग्निशन सिस्टम्स के लिए हम एक स्मॉल जनरेटर यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास परमानेंट मैग्नेट का यूज होता है। और फिर हमारे पास कुछ लार्ज जनरेटर्स होते हैं जो बड़ी बड़ी फील्ड्स में लगे हुए होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े जनरेटर्स होते हैं, उनमें हम परमानेंट मैग्नेट यूज नहीं करते, उसमें हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो हमारे पास ये दो अलग अलग किस्म के जनरेटर्स होते हैं। तो ये जो स्मॉल जनरेटर्स होते हैं ना, जिसमें हम परमानेंट मैग्नेट्स का यूज करते हैं, ऐसे जनरेटर्स को हम कहते हैं मैग्नेटो। जबकि बड़े जनरेटर्स जिसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे जनरेटर्स को हम कहते हैं अल्टरनेटर्स। तो ये पॉइंट्स आप नोट कर लिएगा। अ स्मॉल जनरेटर, a small generator with a permanent magnet, with a permanent magnet is called, ऐसे जनरेटर को हम कहते हैं मैग्नेटो। ब्लैक से लिख देता हूं, ये टर्म है। मैग्नेटो का मतलब होगा स्मॉल जनरेटर, और इसमें मैग्नेट कौन सा लगा हुआ होगा, परमानेंट मैग्नेट लगा होगा, ठीक है। तो स्मॉल जनरेटर विद अ परमानेंट मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटो, which is used in ignition systems, like
मोटर बाइक, बोट, ईटीसी। ठीक है, और फिर हमारे पास आता है लार्ज जनरेटर्स, एनी लार्ज जनरेटर विद इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसमें लगे होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट लार्ज जनरेटर्स में, उसमें फिर हमें बड़े बड़े मैग्नेट्स नहीं लगे होते हैं, फिर हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, मतलब ऐसे मैग्नेट जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बने हुए होते हैं। एनी लार्ज जनरेटर विद इलेक्ट्रोमैग्नेट इज कॉल्ड अल्टरनेटर्स, इनको हम कहते हैं अल्टरनेटर्स। ठीक है, तो ये दो टर्म्स आपने याद रखनी है। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, जो परफॉर्मेंस होती है ना एसी जनरेटर की, वो ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री जब रहती है जब आर्मेचर की बजाय मैग्नेट रोटेट करे। याद रखिएगा, परफॉर्मेंस ऑफ एन एसी जनरेटर विल बी मोर सेटिस्फैक्ट्री व्हेन द फील्ड मैग्नेट्स रोटेट इंस्टेड ऑफ आर्मेचर। तो इस बात को मैं यहां पर लिखवा देता हूं, इस बात को नोट कर लिएगा, क्या कि परफॉर्मेंस ऑफ an AC generator is more satisfactory कब? जब आर्मेचर की बजाय फील्ड मैग्नेट्स रोटेट कर रहे हो और आर्मेचर रुकी हुई हो। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो जनरेटर की परफॉर्मेंस होती है वो ज्यादा सेटिस्फैक्ट्री होती है। तो परफॉर्मेंस ऑफ एन एसी जनरेटर इज मोर सेटिस्फैक्ट्री व्हेन फील्ड मैग्नेट्स rotate and armature is stationary, and armature is stationary. Got it? ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा की पॉइंट्स के सेंस में कि क्या होता है कि फॉर हर हाफ साइकिल के बाद करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। स्मॉल जनरेटर जिसमें जो है परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल होता है, ऐसे जनरेटर को हम मैग्नेटो कहते हैं। और ऐसा बड़ा जनरेटर जिसके अंदर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को यूज़ करते हैं, ऐसे जनरेटर्स को हम अल्टरनेटर्स कहते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आर्मेचर की बजाय फील्ड मैग्नेट्स रोटेट करते हो तो इस कंडीशन में एसी जनरेटर की परफॉर्मेंस ज़्यादा बेहतर होती है, ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री होती है। ये पॉइंट्स नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। ये रहा हमारे पास हमारा इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर, यानी कि जो कि ट्रांसफॉर्म करता हो, चेंज करता हो किस चीज़ को, एसी वोल्टेजेस को। याद रखिएगा, ये एक ऐसी डिवाइस होती है जिसका काम होता है एसी वोल्टेजेस को या तो इंक्रीज कर देना या एसी वोल्टेज को डिक्रीज कर देना, बस इसका यही काम है, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं है। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो एक ऐसी डिवाइस जिसका काम एसी वोल्टेजेस को इंक्रीज या डिक्रीज करना हो, तो ऐसी डिवाइस को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मर। तो इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, बाकी फिर चलते हैं इसके मेन या की पॉइंट्स की तरफ। सो इट इज अ डिवाइस, it is a device which is used to increase or decrease the voltage in AC circuits। ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो ट्रांसफॉर्मर है ना वो सिर्फ और सिर्फ एसी सर्किट्स में काम करता है, यानी कि ये सिर्फ एसी वोल्टेजेस को चेंज करता है, ये डीसी के ऊपर कभी भी वर्क नहीं करता। इट डज नॉट वर्क ऑन डीसी सर्किट्स, ये बात यहां पर लिख लीजिएगा, इट डज नॉट वर्क, इट डज नॉट वर्क इन डीसी सर्किट्स। ठीक है, मतलब डीसी सर्किट्स के लिए ट्रांसफॉर्मर बिल्कुल बेकार है, कोई फायदा नहीं होगा, याद रखिएगा। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, जैसे मैंने आपको एसी जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल बताया कि जो एसी जनरेटर होता है वो वर्क कर रहा होता है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब कॉइल के रोटेट होने की वजह से उसका फ्लक्स चेंज होना और फ्लक्स के चेंज होने की वजह से ईएमएफ का इंड्यूस हो जाना, या फैराडेज लॉस को आपने कहा था। ट्रांसफॉर्मर जो वर्क करता है ना, वो वर्क करता है म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल के ऊपर। म्यूचुअल इंडक्शन में हमारे पास दो कॉइल्स होती हैं,
तो हम एक कॉइल को कनेक्ट करते हैं एसी सोर्स के साथ और दूसरे कॉइल को हम लोड के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो जब प्राइमरी कॉइल का करंट चेंज होता है तो सेकेंडरी कॉइल के फ्लक्स के चेंज होने की वजह से उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तो एक कॉइल के करंट के चेंज होने की वजह से दूसरे कॉइल में ईएमएफ के इंड्यूस हो जाने को हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। और ट्रांसफॉर्मर काम ही इस बुनियाद पे करता है, इस प्रिंसिपल के ऊपर करता है। तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज म्यूचुअल इंडक्शन, या इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, इट वर्क्स on the principle of mutual induction। इसका मतलब क्या है? which means changing current in one coil induces an EMF in the second coil। ये होता है म्यूचुअल इंडक्शन, यानी कि एक कॉइल में करंट के चेंज होने की वजह से अगर दूसरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा हो तो हम ऐसे प्रोसेस को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ये बात आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके कुछ आपको और की पॉइंट्स बताएं। जैसे कि जो ट्रांसफार्मर होता है ये या तो चेंज करता है या इंक्रीज या डिक्रीज करता है वोल्टेज को, या ये इंक्रीज डिक्रीज करेगा करंट को। ये एक साथ साइमल्टेनियसली दोनों को इंक्रीज या दोनों को एक साथ डिक्रीज नहीं करता। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। मैं ये बात पॉइंट आपको लिखवा देता हूं कि it increases or decreases either voltage or current, but not both simultaneously। समझे बात? मतलब ये याद रखिएगा, गौर करिएगा, इस बात के ऊपर इंपॉर्टेंट है। जो ट्रांसफार्मर होता है ना, ट्रांसफार्मर का काम एक साथ वोल्टेज या करंट को इंक्रीज करना या एक साथ दोनों को डिक्रीज करना नहीं होता। ट्रांसफार्मर ऐसा करता ही नहीं है। ट्रांसफार्मर एक वक्त में या तो वोल्टेज को बढ़ा सकता है या वोल्टेज को कम कर सकता है, या वो एक वक्त में सिर्फ करंट को इंक्रीज करेगा या करंट को डिक्रीज करेगा। दोनों को एक साथ दोनों को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करता ट्रांसफार्मर। और याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर वोल्टेज भी चेंज कर देता है, ट्रांसफार्मर करंट को भी चेंज कर देता है, लेकिन ट्रांसफार्मर का काम फ्रीक्वेंसी को चेंज करना नहीं होता। एसी सर्किट की जो फ्रीक्वेंसी होती है या एसी इनपुट फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी हमेशा उतनी ही रहती है। फ्रीक्वेंसी को चेंज करने का काम ट्रांसफार्मर का नहीं होता। फ्रीक्वेंसी मैंने अभी आपको जो बताई लास्ट टॉपिक, यानी कि उसमें एसी जनरेटर के अंदर जैसे हमने कहा था कि पाकिस्तान में फ्रीक्वेंसी जो होती है अल्टरनेटिव करंट की वो होती है 50 हर्ट्ज, यानी कि अल्टरनेटिव करंट एक सेकंड में 50 दफा अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है करंट, ठीक है। तो जो ट्रांसफार्मर होता है ना, ये फ्रीक्वेंसी को कम या ज्यादा नहीं कर सकता। फ्रीक्वेंसी इनपुट की जो होती है, फ्रीक्वेंसी आउटपुट की भी उतनी ही रहती है। सिर्फ जो चेंज होता है ना वो क्या होता है, वोल्टेज या तो बढ़ जाता है या कम हो जाता है, या करंट बढ़ जाता है या कम हो जाता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट एंड आउटपुट इज ऑलवेज इक्वल। सो इट डज नॉट change the AC input frequency, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को कम या ज्यादा करना इसका काम नहीं होता है। और एक बात याद रखिएगा, हमारे पास होती हैं ट्रांसफॉर्मेशन कंडीशंस होती हैं जिसको हम कहते हैं कि टर्न रेशो होता है हमारे पास। यहाँ पर कुछ इक्वेशंस हैं जिसको हम इक्वेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मर भी कह रहे होते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसमें से एमसीक्यूज आ रहे होते हैं। तो वो अब उसकी तरफ चलते हैं, यानी कि इक्वेशंस की तरफ। फॉर एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर, अगर हमारे पास एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर हो, जब हम आइडियल कंडीशन इमेजिन करते हैं तब जाके हम फॉर्मूला बनाते हैं, ऐसा है ना। तो अगर हमारे पास ट्रांसफॉर्मर आइडियल कंडीशन में हो तो इस कंडीशन में जो पावर
आउटपुट होता है, जो आउटपुट पावर होता है वो हमेशा बराबर होता है इनपुट पावर के। ये बात ध्यान में रखिएगा, इनपुट पावर के। अगर हमारे पास एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर है तो ठीक है, वरना पावर के अंदर भी फर्क आ जाता है, पावर लॉसेस भी होते हैं हमारे पास ना इसमें ट्रांसफॉर्मर के अंदर, एक्चुअल में या उसमें रियल लाइफ के अंदर। लेकिन अगर हमारे पास आइडियल ट्रांसफॉर्मर है तो जो आउटपुट पावर होगा आपको हमेशा उतना ही मिलेगा जितना इनपुट पावर था ट्रांसफॉर्मर को दिया गया, कोई फर्क नहीं आएगा। और अगर हम बात करें इसकी मजीद इक्वेशंस की, तो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वी आई। इलेक्ट्रिक पावर है ना, तो इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला आपको याद होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस को अगर आप करंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पावर का फॉर्मूला बनता है। इसी तरीके से ये भी पावर है, भले इनपुट हो, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, वी आई। लेकिन याद रखिएगा हमारे पास दो कॉइल्स होती है, म्यूचुअल इंडक्शन मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ट्रांसफॉर्मर भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। वहां पर मैंने आपको एक बात बताई थी कि दो कॉइल्स होती हैं, एक कॉइल को हम प्राइमरी कहते हैं और एक कॉइल को हम सेकेंडरी कह रहे होते हैं। जो प्राइमरी कॉइल होती है उसके करंट को आईपी और उसके वोल्टेज को वीपी कहते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर ये आउटपुट है, आउटपुट मतलब हमें सेकेंडरी कॉइल से हमेशा आउटपुट मिलता है, तो आउटपुट का मतलब आप सेकेंडरी कॉइल की बात कर रहे हैं, तो V के साथ S और I के साथ भी S आ जाएगा। और इनपुट आप हमेशा प्राइमरी को देते हैं, तो प्राइमरी के लिए हर चीज के साथ P आ जाएगा। IP मतलब करंट इन प्राइमरी, VP यानी कि वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी, EP यानी कि EMF ऑफ प्राइमरी। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो अगर मैं इनपुट की बात कर रहा हूं, इनपुट का मतलब प्राइमरी, तो प्राइमरी के लिए VP और IP, ये कंडीशन बन गई। देन एक और चीज, हम रेशो निकालते हैं सेम कंडीशंस का, पोटेंशियल डिफरेंस को एक तरफ और करंट्स को एक तरफ, तो यहां से आपको जो इक्वेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी, VP अपॉन VS, VP अपॉन VS इज इक्वल टू, ये देखें VP के अपॉन में VS आ जाएगा और IS के अपॉन में IP आ जाएगा, तो IS अपॉन IP। ये बन गया हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रेशो जो कि वोल्टेजेस का और करंट का है। अब आप नोट करें, VP यानी कि वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी और VS का मतलब वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी, IS का मतलब सेकेंडरी का करंट और IP का मतलब प्राइमरी कॉइल का करंट। आप नोट करें, प्राइमरी प्राइमरी आपस में इन्वर्स है, सेकेंडरी सेकेंडरी आपस में इन्वर्स है। इसका मतलब जिस कॉइल का वोल्टेज ज्यादा होगा उस कॉइल का करंट कम होगा। अगर प्राइमरी का वोल्टेज ज्यादा है तो प्राइमरी का करंट कम होगा, अगर सेकेंडरी का करंट ज्यादा है तो सेकेंडरी का वोल्टेज कम होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। जब भी मैंने ये पॉइंट आपको यहाँ पर बता दिया था कि दोनों को एक साथ नहीं बढ़ाता, एक वक्त में एक इंक्रीज होता है तो दूसरा वाला डिक्रीज हो रहा होता है, तो यहाँ पर ओम्स लॉ ओबे नहीं होता। इन ट्रांसफॉर्मर ओम्स लॉ इज नॉट ओबेड, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो VP अपॉन VS, VP IP आपस में इन्वर्स है, तो VP अपॉन VS कभी भी IP अपॉन IS के बराबर नहीं होगा, बल्कि IS अपॉन IP के बराबर होगा। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। देन हमारे पास जो जनरल हमारे पास एक कंडीशन बनती है ना, सारी जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो बन रही होती है, रेशो बन रहा होता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, वो कुछ यूं बन रहा होता है, देखिएगा, EP अपॉन ES इज इक्वल टू VP अपॉन VS इज इक्वल टू NP अपॉन NS इज इक्वल टू IS अपॉन IP। ये कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हर एक रेशो का दूसरे रेशो के साथ रिलेशन आया हुआ है। अब आप नोट करें, शुरू के जो तीन रेशो हैं ये आपस में सब डायरेक्टली हैं, EMF ऑफ प्राइमरी, वोल्टेज ऑफ प्राइमरी, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी, ये सब ऊपर है, ये मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फैक्टर्स। EMF ऑफ सेकेंडरी, वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, ये भी आपस में डायरेक्टली। लेकिन जो करंट है ना, ये इन सबके इन्वर्सली है। अगर मैं EMF का करंट के साथ निकालूं तो EP अपॉन ES बराबर होगा IS अपॉन IP के, VP अपॉन VS बराबर होगा IS अपॉन IP के, NP अपॉन NS बराबर होगा IS अपॉन IP के। मतलब करंट का इन तीनों में से किसी के साथ भी रिलेशन बना लो, हमेशा उल्टा बनेगा, इनवर्स बनेगा, लेकिन इन तीनों का आपस में हमेशा डायरेक्टली बनता है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। और यहीं से अगर आप नोट करें तो EP अपॉन ES एक्चुअली बराबर है किसके, NP अपॉन NS के, NP अपॉन NS के, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन। देन VP अपॉन VS, VP अपॉन VS बराबर है NP अपॉन NS के, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन।
आप इसको ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, वोल्टेजेस जब भी गिवन होंगे ना तो आपने इन दोनों में से कोई भी एक यूज कर लेना है, क्योंकि V का और E का दोनों का जो यूनिट होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्ट होता है। तो वोल्टेज की वैल्यू जब भी नंबर ऑफ टर्न्स के साथ गिवन होगी तो आपने इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर लेना है। लेकिन जब आप बात करते हैं करंट के साथ, तो करंट के साथ यूज आता है इनवर्स। करंट के साथ लेट्स सपोज अगर मैं एनपी अपॉन एनएस का रेशो निकालूं तो ये बनेगा करंट के साथ आई एस अपॉन आई पी। हो गया, इनवर्स हो गया, इनवर्स हो गया बिल्कुल। और बाकी ये बात तो मैं आपको पहले लिखवा चुका हूं कि जब आप वीपी का वीएस के साथ निकालेंगे या ई का निकाल लो, ईपी अपॉन ई एस, ये बराबर हो जाएगा आई एस अपॉन आई पी। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो ये सब के सब हमें, ये जो रेशो है ना ये कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के से, और ये सब कांस्टेंट होता है। मतलब इसका रेशो इसके बराबर होगा हमेशा, ये कांस्टेंट रहेगा, इसका रेशो इसके बराबर होगा, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो यहां तक नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को पढ़ने के बाद अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास ट्रांसफॉर्मर दो किस्म के होते हैं। एक को हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और एक को हम कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ऐसा ट्रांसफॉर्मर जो कि वोल्टेज को इंक्रीज करता हो, ऐसे ट्रांसफॉर्मर को हम स्टेप अप कहते हैं। और ऐसा ट्रांसफॉर्मर जो कि इनपुट वोल्टेज को डिक्रीज कर देता हो, कम कर देता हो, ऐसे वोल्टेज को हम स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। तो इन दोनों ट्रांसफॉर्मर को डिस्कस करते हैं। जैसे कि एक में हम डिस्कस करते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर को, फिर हम डिस्कस करेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर को। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर की अगर आप यहाँ पर डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं ट्रांसफॉर्मर which increases input voltages। मतलब ऐसा ट्रांसफॉर्मर जो कि इनपुट वोल्टेजेस को इंक्रीज कर देता हो, ऐसे ट्रांसफॉर्मर को हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। और इसकी जो हमारे पास कंडीशन आती है वो कुछ यूँ आती है कि हमारे पास जो कॉइल होती है उसमें फ़र्क क्या होता है, ये देख लीजिएगा गौर से। ये देखें, ये हमारे पास प्राइमरी कॉइल है और ये वाली हमारे पास सेकेंडरी कॉइल है। ठीक है, मतलब आप ये ध्यान में रखें कि यहाँ पर जो है हमारे पास वी पी है और यहाँ पर हमारे पास वी एस है। वी एस मतलब सेकेंडरी वोल्टेज और ये है वी पी। अब आप नोट करें कि इस कंडीशन में जो ये प्राइमरी कॉइल है, इस प्राइमरी कॉइल के कितने नंबर ऑफ टर्न्स नजर आ रहे हैं आपको? 1 2 3। ठीक है, जबकि सेकेंडरी कॉइल के आपको 1 2 3 4 5 6 नजर आ रहे हैं। तो ऐसा ट्रांसफॉर्मर जिसके नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी के कम होते हों और सेकेंडरी के ज़्यादा होते हों, जिसकी वजह से प्राइमरी का ईएमएफ कम हो और सेकेंडरी का ईएमएफ ज़्यादा हो, वोल्टेज ज़्यादा हो, तो ऐसे ट्रांसफॉर्मर को हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। जिसकी जो कंडीशंस हैं वो आपने ध्यान में रखनी है क्या, कि जो ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो सेकेंडरी के ज़्यादा होते हैं प्राइमरी से, जो ईएमएफ होता है सेकेंडरी का वो भी ज़्यादा होता है प्राइमरी से ईएमएफ, और जो वोल्टेजेस होते हैं सेकेंडरी के वो भी ज़्यादा होते हैं प्राइमरी से, लेकिन जो करंट होता है सेकेंडरी का वो लेस देन होता है प्राइमरी करंट से। तो सच आ ट्रांसफॉर्मर इज कॉल्ड स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ये कंडीशंस आपने स्टेप अप की याद रखनी है। देन भी है हमारे पास जो दूसरा होता है उसको हम कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, जो कि इनपुट वोल्टेजेस को डिक्रीज कर देता हो। इनपुट में ज़्यादा वोल्टेज दिया और जो है वो आउटपुट में आपको कम वोल्टेज मिल जाए, ऐसे ट्रांसफॉर्मर को हम कह देते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर विच डिक्रीजेज इनपुट वोल्टेजेस, जो कि इनपुट वोल्टेजेस को डिक्रीज कर देता हो, ऐसे ट्रांसफॉर्मर को हम कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। और जिसकी कंडीशन क्या होगी, इसके ऑपोजिट। ठीक है, ये हमारे पास इनपुट वोल्टेज है प्राइमरी का और ये हमारे पास सेकेंडरी का आउटपुट वोल्टेज है। तो आप नोट करें कि इस बार प्राइमरी की जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो ज़्यादा है और सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स कम है। तो इस कंडीशन में जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो प्राइमरी के ग्रेटर होते हैं सेकेंडरी से। तो इसकी वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो सेकेंडरी का हमेशा कम होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी।
जिसकी वजह से जो वोल्टेजेस होते हैं प्राइमरी में ज़्यादा होते हैं जबकि सेकेंडरी के कम होते हैं, लेकिन जो करंट होता है वो प्राइमरी का लेस होता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी। तो दीज वर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर, नंबर 1 इज स्टेप अप, नंबर 2 इज स्टेप डाउन। ये कंडीशंस आपने याद रखनी है एनी हाउ, कि स्टेप अप का काम क्या होता है, स्टेप डाउन का काम क्या होता है। देन हमारे पास एक कंडीशन आती है, इसको हम कहते हैं एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर। किसी भी डिवाइस की कोई ना कोई एफिशिएंसी होती है, तो वो डिपेंड कर रही होती है उसके इनपुट और आउटपुट पे ना, इनपुट फैक्टर और आउटपुट फैक्टर। तो इसी तरीके से हमारे पास ट्रांसफॉर्मर का भी इनपुट होता है जो कि हम प्राइमरी को देते हैं और आउटपुट जो कि हम सेकेंडरी से लेते हैं। तो अगर हम ट्रांसफॉर्मर के आउटपुट को इनपुट से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो हमें इसकी एफिशिएंसी मिल जाएगी। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला जनरली होता ही यही ना कि आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, इनपुट पावर, और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से। तो ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला होता है किसी भी डिवाइस की एफिशिएंसी का। अच्छा, ट्रांसफॉर्मर में हमारे पास जो आउटपुट पावर होता है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी एस इंटू आई एस। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी आई, लेकिन आउटपुट के लिए सेकेंडरी होता है और इनपुट के लिए क्या होता है, प्राइमरी, वी पी इंटू आई पी, और मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 100 के साथ। तो ये बन गया हमारे पास ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी का फॉर्मूला। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। और आइडियल ट्रांसफार्मर की कंडीशन में आपको लिखवा चुका हूँ कि आउटपुट पावर बराबर होता है इनपुट पावर के। लेकिन जो रियल ट्रांसफार्मर्स होते हैं, जो हमारे पास जो है वो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर्स होते हैं, उनकी जो पावर होती है वो बराबर नहीं होती, सम लॉसेज होते हैं एनर्जी के। और अब मैं आपको इसकी कंडीशन के बाद, एफिशिएंसी के बाद, यही बताने जा रहा हूँ कि हमारे पास जो है वो क्या कंडीशन है। ठीक है, यहाँ तक नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। ये रहे हमारे पास ट्रांसफार्मर के कुछ लॉसेस जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिए हैं, जिसमें ये हमारे पास एक होता है कॉपर लॉस, एक होता है एडी करंट लॉस, और एक होता है हिस्टैरिसीस लॉस। जो कॉपर लॉस होता है, ये बहुत आसान सी बात है, जो हमारे पास प्राइमरी की वाइंडिंग होती है और जो सेकेंडरी की वाइंडिंग होती है, तो वाइंडिंग जो है वो, क्योंकि उसमें जो वायर यूज़ होता है उसकी लेंथ काफ़ी यूज़ होती है, तो लेंथ के बढ़ने से एक्चुअली रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होती है। तो प्राइमरी की रेजिस्टेंस और जो सेकेंडरी की रेजिस्टेंस होती है ना, इन रेजिस्टेंसेस की वजह से हमारे पास कुछ एनर्जी का लॉस होता है। देखो क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग्स। सारी सी बात है, वाइंडिंग्स की अपनी रेजिस्टेंस होती है, ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स सम एनर्जी इज ऑलवेज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। और रेजिस्टेंस की वजह से तो हमें पता है कि हीट एनर्जी पैदा होती है, और हीट एनर्जी का फॉर्मूला याद है, मैंने आपको पढ़ाया था उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के अंदर, आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो ये एक हमारे पास एनर्जी लॉस होता है ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। इसको कम करने के लिए हम हमेशा थिक कॉपर वायर को यूज करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब वायर थिक होता है तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाता है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बढ़ने से रेजिस्टेंस मिनिमाइज हो जाती है, कम हो जाती है। तो हम कॉपर लॉस को की वजह से एनर्जी लॉस को कम करने के लिए हम यूज करते हैं थिक कॉपर वायर। थिक वायर की वजह से रेजिस्टेंस का कम हो जाना, तो लॉस का कम से कम हो जाना। खत्म नहीं कर सकते क्योंकि वी कैन नॉट डिक्रीज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस अप टू 0। तो हम इसको बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते, निगलेक्ट नहीं कर सकते। एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस क्या होता है कि जाहिर सी बात है, वो जो आपने प्राइमरी कॉइल को वाइंड किया वो होता है कोर पर, जो आयरन, सॉफ्ट आयरन कोर होता है। तो जो प्राइमरी कॉइल में जो करंट होता है वो एसी करंट होता है ना। एसी मतलब जो बार बार अपनी जो है वो डायरेक्शन चेंज कर रहा होता है, मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा होता है, जिसकी वजह से फ्लक्स सेकेंडरी का तो चेंज हो रहा होता है, सेकेंडरी कॉइल का, साथ साथ वो जो कॉइल होती है ना, सॉरी जो कोर होता है, उसका भी करंट चेंज हो रहा होता है। तो उसका भी फ्लक्स चेंज हो रहा होता है, सॉरी उसका फ्लक्स। तो प्राइमरी कॉइल के करंट के चेंज होने की वजह से बार बार जो कोर होता है जिस पर हम वाइंडिंग करते हैं, उस कोर का फ्लक्स भी चेंज होता है, जिसकी वजह से उस कोर के सरफेस पर एक खामा-खा का करंट पैदा हो जाता है, अनडिजायरेबल, अनडिजायरेबल करंट पैदा हो जाता है, जो हमें चाहिए नहीं होता। हमें तो सिर्फ सेकेंडरी में चाहिए होता है, कोर पर नहीं चाहिए होता। तो ऐसे अनडिजायरेबल करंट को हम कहते हैं एडी करंट। ठीक है, और क्योंकि जाहिर सी बात है करंट पैदा हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा हो रही है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो ये खुद ब खुद क्रिएट नहीं हो रही होती है। तो एसी करंट की वेरिंग नेचर की वजह से, उस आयरन कोर के फ्लक्स के चेंज होने की वजह से आयरन कोर पर भी एक अनडिजायर्ड करंट पैदा हो जाता है, जिसको हम कहते हैं एडी करंट, एडी करंट। और एडी करंट इज अनडिजायरेबल बिकॉज इट हीट्स द कोर। जाहिर सी बात है, करंट फ्लो करेगा तो करंट की वजह से उस मटेरियल पे हमेशा जो है वो हीट अप हो जाती है, वो मटेरियल गर्म हो जाता है। इस चीज़ को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, जो कोर होता है ना, उसको लैमिनेशन की फॉर्म में लेकर आते हैं। हमेशा जो है वो एक एक ठोस, एक पूरा
मतलब कोर नहीं बनाते, उसको शीट्स की फॉर्म में बना रहे होते हैं, जिसको हम कहते हैं लैमिनेटेड कोर, ताकि जो करंट है, करंट का इफेक्ट कम से कम हो जाए। तो ये हमारे पास था दूसरा लॉस, जिसको हम कहते हैं एडी करंट लॉस। तीसरा हमारे पास होता है, इसको हम कहते हैं हिस्टैरिसीस लॉस, और ये जो है वो हमेशा ये वही एसी करंट की वजह से जो है करंट का मैग्नीट्यूड का बढ़ना, फिर जीरो होना, फिर बढ़ना, फिर जीरो होना। तो जब करंट जीरो से मैक्सिमम की तरफ जा रहा होता है, तो जिस कोर पर वो लिपटा होता है ना, तो फ्लक्स के बढ़ने की वजह से, इंक्रीज होने की वजह से वो कोर जो है वो मैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो जाता है। फिर जब वो मैक्सिमम से जीरो की तरफ होता है, तो फिर वो कोर जो है वो फिर मैग्नेटाइज से डीमैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो जाता है। फिर वो जीरो से नेगेटिव मैक्सिमम, फिर मैग्नेटाइज से वो रीमैग्नेटाइज। मतलब इस तरीके से आप देखें कि जब जब वेरिंग करंट होगा, जब जब अल्टरनेटिंग करंट होगा, वो जैसे जैसे अपनी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो, फिर मैक्सिमम, फिर जीरो, इसकी वजह से जो कोर होता है ना, वो बार बार मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज, फिर मैग्नेटाइज, फिर डीमैग्नेटाइज हो रहा होता है, जिसकी वजह से ये भी एक लॉस होता है। और जो हमारे पास कोर होता है वो भी इस सेंस में जो है वो एनर्जी कुछ यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर की लॉस हो रही होती है। द अल्टरनेटिंग करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल मैग्नेटाइजेज एंड डीमैग्नेटाइजेज द कोर अगेन एंड अगेन। क्योंकि इसको हम बता ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट होता है ना, तो अल्टरनेटिंग करंट की वजह से वो कोर जो है वो बार बार मैग्नेटाइज होता है, फिर डीमैग्नेटाइज होता है, फिर मैग्नेटाइज होता है, फिर डीमैग्नेटाइज हो रहा होता है। तो ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन सम एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू हिस्टैरिसीस। ये कांस्टेंट होता है, इसको हम कहते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। और इसको कम से कम करने के लिए, to minimize this loss, material of small value of hysteresis is used such as soft iron। हम एक ऐसे मटेरियल को यूज करते हैं जिसकी हिस्टेरिसिस लॉस की वैल्यू सबसे कम से कम हो, ताकि वो ज्यादा मैग्नेटाइज और ज्यादा डीमैग्नेटाइज ना हो, जिसकी वजह से एनर्जी में लॉस कम से कम हो जाए। तो दीज वर द लॉसेज ऑफ ट्रांसफॉर्मर या लॉसेज इन ट्रांसफॉर्मर, जिसकी वजह से हमारा पावर जो आउटपुट होता है वो 100% पावर इनपुट के बराबर नहीं होता, जिसकी वजह से जो एफिशिएंसी होती है वो 90s में तो होती है, 99% तक तो हो सकती है, लेकिन जो प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं उनकी एफिशिएंसी जो है वो हमेशा थोड़ी सी कम होती है। ये बात ध्यान में रखिएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी लॉसेज होते हैं। समझ आई बात? तो ये था हमारे पास ट्रांसफॉर्मर का टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मर की डेफिनेशन, इक्वेशंस, देन हमारे पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला, देन हमारे पास जो है वो स्टेप अप, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स क्या होते हैं, उसकी कंडीशंस क्या होती हैं, और फिर इनमें लॉसेज क्या होते हैं। यहाँ तक नोट करें, फिर हम आगे चलते हैं। तो ये था हमारा आज का चैप्टर वन शॉर्ट वीडियो लेक्चर, जो कि चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के वो टॉपिक्स मैंने आपको कवर करवाए स्पेसिफिकली, जो हमारे पीएमडीसी सिलेबस के अंदर मौजूद थे। हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से स्टार्ट किया, देन हम फैराडेज लॉ पढ़ा, हम लोगों ने लेंज लॉ हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर को डिस्कस किया, और अलॉन्ग विद ट्रांसफॉर्मर ही हमारा इस पीएमडीसी सिलेबस का लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, जैसे आप लोगों के बाकी चैप्टर्स भी क्लियर होते जा रहे हैं। तो इसके बाद हमारे जो चैप्टर्स रहते हैं रिमेनिंग, उसमें एक जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स रहता है, एक जो है वो डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स रहता है, एक एटॉमिक स्पेक्ट्रा रहता है, और एक जो है न्यूक्लियर फिजिक्स रहता है। 4 चैप्टर्स आर रिमेनिंग इन आर सिलेबस, जो हम सिलेबस पढ़ रहे हैं। हमने 70 to 75% सिलेबस पीएमडीसी का वीडियो लेक्चर्स के अंदर, वन शॉर्ट लेक्चर सीरीज के अंदर कवर कर लिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सारी वीडियोस आपके बड़े काम आ रही होंगी। जब आप एमसीक्यू सॉल्व करते होंगे वीडियोस देखने के बाद, तो आप काफ़ी हद तक जो जहाँ पर आप फंसते होंगे, जो आपसे एमसीक्यू सॉल्व नहीं हो रहे होते होंगे, वो अब आपसे सॉल्व होना स्टार्ट हो गए होंगे। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। इट कुड बी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स भी हो सकता है। नेक्स्ट जो लेक्चर है वो क्या पता मैं डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स पे अपलोड कर दूं, या एटॉमिक स्पेक्ट्रा पे अपलोड कर दूं, या न्यूक्लियर फिजिक्स पे अपलोड कर दूं। तो डिपेंड करता है टाइम के ऊपर। जैसा टाइम मुझे ज़्यादा अगर टाइम मिला, तो मेरी कोशिश रहेगी कि उस ज़्यादा टाइम के अंदर मैं इन 4 में से जो बड़ा चैप्टर हो वो अपलोड कर दूँ। ठीक है, तो सीक्वेंस आगे पीछे हो जाए, कोई इशू नहीं है। हमारा जो मकसद है, टारगेट है, कोर्स कंप्लीट हो जाए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के अंदर क्योंकि सिर्फ एक टॉपिक है रेक्टिफिकेशन, उसके लिए ये है कि मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूंगा, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, डायोड्स क्या होते हैं, फिर हम जाएंगे उसकी तरफ, पी टाइप एन टाइप क्या होते हैं, फिर मैं आपको लेके जाऊंगा डायोड की तरफ जो ना। तो उसके बाद जाके फिर हम पढ़ेंगे वो क्या नाम है, रेक्टिफिकेशन का प्रोसेस। तो ये है कि वो क्योंकि छोटा सा है, तो अगर कम टाइम हुआ रिकॉर्ड करने का वीडियो का, तो मैं फिर वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला कर दूंगा, और अगर ज़्यादा टाइम हुआ तो मैं कोशिश रहेगी या तो मैं डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स या एटॉमिक स्पेक्ट्रा या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स की वीडियो नेक्स्ट अपलोड कर दूँ। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा, बल्कि हमेशा अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक नहीं, उसके बाद भी हमेशा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।